शरीर की क्रियाओं को हम अच्छे तरह से जानते हैं, उसके ऊपर मानव जाति में बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है। ये जीवन क्या वस्तु है, जीवन क्या चीज़ है, इसको हम समझ रहे हैं। और हमने बताया कोई चीज़ अलग होती है, उसकी क्रियाएं अलग होती हैं, है ना। एसी है, एसी इसको इसलिए कह रहे हैं, अब इसी डिज़ाइन में हीटर भी हो सकता है ना। भाई इसी डिज़ाइन में बनाया जा सकता है ना, उसके अंदर में अगर कॉइल लगा दी जाए जिससे गर्मी होती तो उसको हीटर बोलेंगे। तो हीटर और एसी में फ़र्क क्या है, उसके क्रिया में फ़र्क है। एक ठंडा करता है, एक गर्मी को निकाल देता है कमरे से बाहर, और एक गर्मी पैदा कर देता है। जबकि डिज़ाइन वैसे ही हो सकता है, और वो भी इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर रहा है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर रहा है। तो क्रिया से हमको पता चलता है कि वस्तु अलग है। तो शरीर की क्रियाओं को देखते हैं तो हमको पता चलता है वो बिल्कुल अलग है। हमने तीनों चारों स्थितियों में देखी, वो होती ही रहती हैं, अपनी मर्जी से होती रहती हैं। जबकि यहाँ पे हमारा निर्णय होता है कि हमको रुचि मूलक आस्वादन लेना है, यानी कि क्या खाने का मन कर रहा है, ऐसा बोलते हैं ना, तो हम चयन करते हैं। चयन की क्रिया होती है, शरीर में कोई चयन की क्रिया नहीं हो रही है। हम कर नहीं सकते दिल धड़काएं कि रोक दें, खाना पचाएं कि नहीं पचाएं। वो आपको भूख लगती है, आप निर्णय लेते हैं वहाँ पे भी, खाएं कि नहीं खाएं, अभी खाएं कि बाद में खाएं, क्या खाएं। तो आपने जैसे प्लेट सजाई, तो ये सब आप निर्णय ले रहे हो। कौन निर्णय ले रहा है? ये जीवन। शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, निर्णय आपने लिया, वो तो जो डालोगे उसको पचा देगा, उसके अनुसार जो आपने डाला है उसके अनुसार उसको पचाएगा, है ना। आपने ज़्यादा कुछ खिला दिया उल्टा सीधा तो बीमार हो जाएगा। शरीर का कोई है ही नहीं स्वतंत्रता, वो बोले नहीं यार 2 समोसे गया मत खिला, वो तो निर्णय कौन लेगा? जीवन। अगर उसको स्वाद आ रहा है तो नहीं आज तो यार बड़ा अच्छे मिल गए, फ्री के मिल गए, तो थोड़े 2-4, तो शरीर तो बेकार बीमार हो जाएगा। शरीर की कोई चॉइस ही नहीं है कमलेश भाई, है ना। चॉइस किस में है? जीवन में है। जीवन चॉइस कर उसकी क्रियाओं में, है ना। तो हमने आस्वादन को देखा, अब तुलन को देखते हैं, है ना। तो तुलन कितने प्रकार से होता है, तुलन को समझते हैं। तुलन का सीधा मतलब होता है क्या? तुलना करना। इसी को कई बार हम दृष्टि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दृष्टि, है ना। तो ये तुलन जीवन में एक तो स्वाद की अपेक्षा के आधार पे तो चयन करते ही हैं, लेकिन हम तुलन भी करते हैं। तुलन के आधार पे भी चयन बदल जाता है। कैसे बदल जाता है ना। तो हम देखते हैं कि भाई हमको, है ना बेटा, तुलन अगर किस दृष्टि से हम चीज़ों को देखते हैं, है ना, जब तुलन करते हैं तो हमारी दृष्टि के अनुसार हमारा कार्यक्रम क्रियाएं बदल जाती हैं। तो तुलन 6 प्रकार से हो सकता है जीवन में। कितने प्रकार से? 6 प्रकार से। कौन कौन से वो प्रकार हैं उसको देख लेते हैं। तो जैसे, है ना, आपने अपनी प्लेट को सजाया, है ना कमलेश भाई, और उसमें 4 मालपुए, रबड़ी मालपुए और काजू कतरी डाली। तो ये क्यों डाली? मतलब क्योंकि ये आपकी इंद्रियों को प्रिय है, इसका स्वाद आपको पसंद है ना, और ये प्रिय भी है। इसी को हम प्रिय बोलते हैं, कि जो हमको प्यारा लगता है। प्यारा मतलब लव वाला नहीं, प्रिय मतलब इंद्रियों के अनुकूल को प्रिय बोलते हैं। क्या? जो भी, तो हमारी इंद्रियों के जो अनुकूल स्वाद है उसी को हमने चयन किया, उसी का हमने स्वाद लेने की अपेक्षा की। तो ये प्रिय एक चीज़ होता है, प्रिय के आधार पर हम तुलन करते हैं जो हमको प्रिय है ना। जैसे मैंने कल बताया, अगर आपको नॉन है, बटर नान है, लेकिन वो जली हुई दिख रही है, तो उसमें आपको स्वाद आने की अपेक्षा बनेगी क्या? नहीं बनेगी, क्योंकि दिख ही जली रही है ना। तो उसको आप नहीं चयन करेंगे, है ना, क्योंकि प्रिय ही नहीं दिख रही है तो स्वाद भी नहीं आएगा, ऐसा आपने देखा हुआ है। लेकिन जली भी है दीदी, आपने जैसे हलवाई की बनी गोल्डन एकदम दिख रही है, क्रिस्प, तो आपको दिख रही है ना, उसको प्रिय है आपको। पर वही अगर जली हुई हो तो नहीं लेंगे कि भाई ये तो जल गई, इसमें क्या स्वाद आएगा। उसी में पता नहीं इधर मिलती है कि नहीं, एक छत्तीसगढ़ की तरफ खोया जलेबी मिलती है। खोया वो बिल्कुल काली दिखती है, तो पहली बार उसको देख के लेने का मन नहीं करता है। फिर हमारे दोस्त ने बताया नहीं यार, इसका स्वाद बहुत ज़बरदस्त होता है, ये मावे से बनती है। जैसे
नॉर्मल जलेबी तो मैदा और चाशनी से बनती है, वो खोया मतलब दूध को जो भून के बनाते हैं। मैंने कहा यार ये तो खाई नहीं कभी, देखने में बिल्कुल भी नहीं है, परंतु हाँ तो प्रिय नहीं है, लेकिन जब बताया कि ये स्वाद अच्छा है तो भी हम उसको एकदम तुरंत चयन करते हैं, है ना। तो इसको हम कहते हैं प्रिय। दूसरी दृष्टि है, जैसे आपने तो काजू कतली भी ली, मालपुआ भी लिया, है ना, और उन्होंने कहा है दीपक भाई पूरा रसगुल्ले का डब्बा लेके बैठे हुए हैं, लेकिन उधर शिवानी दीदी हैं बहुत सारा, उन्होंने क्या है कि वो लिया सलाद, और क्या लिया, मैंगो जूस, है ना, मैंगो जूस लिया, सलाद लिया, और ऐसे ही कुछ कुछ चीज़ें ली। क्यों ली बेटा ऐसा? नहीं अच्छा तो लगता है, पर सलाद खा के क्या होता है, मतलब ऐसा क्यों नहीं लिया, काजू कतली रबड़ी ये सब क्यों नहीं खाया आपने? नहीं अच्छा तो लगता ही है, और क्या चीज़ है? हाँ आपको भी पता नहीं है, कंवर भाई से पूछते हैं, है ना, है जी। डाइजेशन अच्छा होता है तो क्या रहता है उससे अच्छा? डाइजेशन अच्छा होने से शरीर स्वस्थ रहता है। जैसे कंवर भाई ने बहुत ज़्यादा नहीं लिया, क्या लिया आपने? करेला लिया, वो भी मेरे कहने से और क्या लिया? दाल, बस। क्यों लिया इतना ज़्यादा, ये सब क्यों नहीं लिया? मालपुआ रबड़ी जलेबी सब ने, डायबिटीज़ है तो शरीर के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो दूसरी दृष्टि से हम तुलना करते हैं कि भाई प्रिय तो है, अगर डायबिटीज़ नहीं हो तो आप भी ये सब भरते प्लेट में, नहीं लेते कि नहीं लेते? बिल्कुल लेते, लेकिन क्योंकि अब वो शरीर का स्वास्थ्य नहीं है तो शिवानी बहन को पता नहीं है, उनको किसी ने बता दिया कि फिगर विगर बिगड़ जाती है अगर ज़्यादा खाओगे, तो सलाद वलाद खाना चाहिए, वो बता नहीं रही हैं, शरीर स्वस्थ रहे अच्छा दिखे, है ना, उसके लिए आपने ये सब लिया, ठीक है ना। हाँ मैं तो, हमको पता है ना, देखो आप नहीं बताए बस अच्छा लगता है, अच्छा लगता है भाई, अच्छा तो लगता है। क्यों लगता है? इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि हमको कुछ शरीर को एक फिट रखना है ना, क्योंकि अभी शादी होनी है ना एक बार शादी होगी तो कुछ भी खाओ, लोग ऐसा मान लेते हैं भाई, तब तक तो थोड़ा पतले वतले ऐसे रहो, ऐसी मान्यता है ना। तो इस दृष्टि को बोलते हैं, जब हम तुलन करते हैं हम हित के आधार पर भी करते हैं, प्रिय हित। हाँ अभी बताएंगे तीसरा, अभी प्रिय और हित। जैसे हित का और उदाहरण है कि भाई ऐसे हमको करेला की बात हुई तो प्रिय नहीं लगता है किसी को भी, लेकिन जब स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हैं, डायबिटीज़ तो खाना है तो उसको चयन करते हैं, फिर करेला लिया। मैंने सुई की बात बताई थी, कोरोना हो जाए, बीमारी हो जाए तो हमको डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, अब हमको प्रिय थोड़ी होता है, प्रिय होता है क्या? लेकिन जा यार लगाओ, यार लगाओ, लेना होता है क्योंकि हित है उसमें, तो उस दृष्टि से हम चयन करते हैं। दवाई खानी पड़ती कई बार, और ज़्यादातर दवाइयाँ कड़वी होती हैं, प्रिय होती हैं क्या? लेकिन खानी पड़ती है, तो वो हित दृष्टि होती है, ठीक है। अब तीसरी दृष्टि को देखने के लिए थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हैं। तो सबके प्लेट है सामने, वापस चले जाएं आप, अभी प्लेट दोबारा आ रहे हैं आप, और उधर जो हैं, कहाँ गए सुनील भाई? है नहीं, चलो कोई बात नहीं, उसकी जगह अक्षय भैया हैं, नहीं संध्या दीदी बैठी हैं। तो संध्या दीदी और है ना सुनील भाई ने बताया था कि भाई देखो दावत है शाम को आना। अब वो दरवाजे पे खड़े होके, गेट पे जो बढ़िया सा गेट है ना सामियाने का, टेंट का, उस पर बता रहे हैं कि देखो ये जो डिनर हमने रखा है आज, जो दावत है, ये इस चक्कर में रखा है कि कहीं पे बाढ़ आ गई है ना, और वहाँ पे बहुत सारे लोग प्रभावित हो गए हैं, उनकी मदद के लिए कुछ पैसा भेजना है। क्या करना है? उनकी मदद के लिए कुछ पैसा भेजना है, तो जो भी पैसा मिलेगा उसको हम मदद के लिए भेज देंगे। तो यहाँ पे जो एक मालपुआ है वो 1000 रुपये का है, जलेबी जो है वो 2000 रुपये की है, काजू कतरी का एक पीस 500 रुपये का है, और रसगुल्ला जो है वो 1000 रुपये का है। ये सब आप जो दोगे ये सब चैरिटी में जाएगा। अब अपनी प्लेट को देखें, उसमें आपने क्या लिया है? है जी? दीदी कह रही है मेरा तो उपवास है आज और कमलेश भाई कह रहे हैं मैं तो घर से खा के ही आया हूँ, मैं तो बस मिलने आया था। है जी? करेला भी 1000 रुपये का है
हाँ जी, पनीर 2000 रुपये का है बेटा, लबाबदार, एक कटोरी पनीर। अब अपनी प्लेट में देखें क्या है, थोड़ा बताएं। कुछ नहीं, हाँ घर पे कर लेंगे भोजन, तो हम तो मिलने आए थे, आपने बाहर मिल जाता है। रसमलाई भी एक प्लेट 1000 रुपये की है बेटा, एक कटोरी। शाही पनीर की प्लेट, एक नान जो है वो भी 1000 रुपये की है, एक नान, तंदूरी रोटी 1000 रुपये की। अब सब पूरी भी 1000 रुपये की है, 1000। हाँ चलो 2 पूरी 1000 है जी। क्या कौन? हाँ हाँ ऐसा 8000। अब जरा देखें, टेंशन हो गई। अब जरा देखें प्लेट में क्या है, कुछ है खाली। ज़्यादातर तो कह रहे चलो चैरिटी में 100 रुपये आए हैं तो यार ऐसा कुछ, तो ऐसा नहीं कि लोग सोचेंगे क्या यार कुछ नहीं देके गए, है ना। चलो पानी है, पानी फ्री है कि पानी का भी है? पानी 100 रुपये का एक गिलास, और लेमन जूस मिल रहा है वो भी 100 रुपये का। चलो देखो हम तो आए थे, बस आपसे मिलने आए थे, संध्या दीदी आपने बुलाया था, आप इतना अच्छा काम करते रहते हो, और चैरिटी होनी चाहिए। चैरिटी ऐसा नहीं है नहीं करनी चाहिए, पर जिसकी जैसी जैसी श्रद्धा है चैरिटी तो वैसी होगी। देखो खाना तो हम घर से खा के आए हैं, हम तो आपसे मिलने आए थे, और लिफाफे में डाल के 100 रुपये दे के। चैन बदला कि नहीं बदला? जैसी ही दृष्टि बदली, इसको कहते हैं लाभ की दृष्टि। जब हम कुछ लेते हैं और अगर वो फ्री है तो कुछ अलग दृष्टि से लेते हैं। हम तो फ्री मान के आए थे दावत दी, यहाँ तो लेने के देने पड़ गए, है ना। ये तो बोल रहे 50 रुपये में सब कुछ हो जाता है डाइट, यहाँ 1000 रुपये 1000, या ऐसा थोड़ी होता है सुनील भाई, है ना। धोखा दे दिया आपने, तो पहले बताना था। तो इसको लाभ दृष्टि बोलते हैं, जब कोई चीज़ हम लेने के बदले हमको कितना देना पड़ रहा है। अगर हम ज़्यादा देकर कम लेते हैं तो हमको हानि होती है ना। और अगर हम कम देकर, यानी वो बोलते चलो 50-50 रुपये कुछ भी खाओ, तो भी प्लेट में वही रहता है। अगर वो बोल देते कोई बात नहीं, केवल 50 रुपये चंदे के लिए देना है, बाकी तो आप जो लेना है ले सकते हो, तो भी प्लेट वैसी बनी रहेगी सबकी, क्योंकि उसमें हमको लाभ हो रहा है। फ्री तो ठीक है, फ्री नहीं मिल रहा है, चलो 50 रुपये में भी तो ये सब चीज़ें मिल रही हैं। बाज़ार में तो महंगी है, काजू कतरी थोड़ी 4-5 पीस 50 रुपये के मिलेंगे, या 4 मालपुआ 50 के मिलेंगे। तो हम कैलकुलेट करते हैं, इसमें लाभ होगा कि चयन करने से पहले ये सब होता है, ये क्रिया हम में होती है। आपको लगा, बच्चे को बोला था बेटा अगर क्लास में तुमने 80% मार्क्स ले आए तो अच्छे से रेस्टोरेंट में खिलाने ले चलेंगे, है ना। ऐसा बोलते हैं माँ बाप, थोड़ा सा बताते हैं। अब रेस्टोरेंट में जाके बड़े अच्छे से रेस्टोरेंट में बच्चे से पूछा, अच्छा बताओ बेटा अच्छा सा रेस्टोरेंट कौन सा है। अब बच्चे को क्या पता है, बच्चे ने 5 स्टार बता दिया। अब पापा जाके मेनू लेके बैठे, बोले बेटा इसका खाना मैंने सुना है बहुत अच्छा नहीं है। मेनू से पहले तक बहुत बढ़िया था, जैसे ही मेनू देखा कि रोटी 100 रुपये की, अरे वहाँ बगल के है ना ढाबे पे क्या 10 रुपये की मिलती है, यहाँ उसी रोटी का 100 रुपये कौन देगा, होगी ना कैलकुलेशन। दाल मखानी ये सब, ये तो रेस्टोरेंट ही बेकार है बेटा, ये कोई रेस्टोरेंट है तुरंत हमारा चयन बदलेगा। देखो इसमें नहीं, कहीं और चलते हैं। तो ये सब हमारा कैलकुलेशन जिसको बोलते हैं तुलन, जीवन में सतत का मतलब निरंतर चलता है। आप जो भी कुछ करते हैं हमको प्रिय है। तो जैसे अभी मुरली भाई बैठे बैठे थक गए तो थोड़ा लेट गए, तो ये भी चयन किया। आप कभी घुटने में बैठते हैं, कभी पालथी मार के, कभी टांग ऐसे करते हैं, ये भी चयन हो रहा है क्योंकि हमको प्रिय है। उसमें शरीर को अप्रिय लगता है ना। एक पोजीशन में बैठे बैठे अप्रिय जो लगने लगता है तो हम प्रिय को चयन करते हैं, है ना। तो ये ऐसा नहीं कि केवल मैंने जो ये उदाहरण दिया उसी में, हम लगातार ये चयन तुलन हमको पता भी नहीं रहता है। हमको पता मतलब हमको उसकी कॉन्शियसली जानबूझकर सोचकर वो होता रहता है, क्योंकि जीवन में है तो जीवन की क्रिया तो होती ही रहेगी, जीवन में क्रिया तो होती ही है। तो हमारी पोजीशन, अब जैसे ये ऐसे करके बैठे है ना, कुछ भी पैर ऐसे किया, हम देखेंगे कि हमेशा
हम में किस पोजीशन में बैठना है, कहाँ चलना है, कहाँ जाना है, किससे बात करना, ये तुलन की क्रिया और इसके साथ साथ किस में स्वाद आएगा, किस में सुख मिलेगा। हाँ जी, अपन कह रहे कि ये जीवन में होता ही रहता है, तो समझने की जरूरत क्यों है? इसीलिए कि हमको पता नहीं है कि ये होता है। नहीं, पता तो हो तभी तो कर रहे हैं। नहीं नहीं, मतलब आपने नहीं बताया, उससे पहले हम जो जी रहे थे तो उसमें तुलन भी चल रहा था, आश्वासन भी हो रहा था। लक्ष्मण ऑटो सिस्टम में है कि जो बेस्ट है, हो सकता है वो अपनी अवेयरनेस से अपन कोई गलत डिसीजन ले। अब समझने की क्यों जरूरत है, मैं अभी बताने वाला हूँ। तो प्रिय हित लाभ का तो अपने आप होता रहता है। अब मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ाऊंगा, उससे समझ में आएगा कि भाई समझने की क्यों जरूरत होती है ना। आपने सही समय पे सवाल पूछा है। तो ये हो गया दृष्टि, कौन सी? तुलन की दृष्टि क्या है? लाभ। तो हम ज़्यादातर लाभ चाहते हैं, तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं, प्रिय अप्रिय, हित अहित, लाभ हानि, है ना। अब दोबारा से फिर गेट पे आ जाएं। कहाँ आ जाएं? सुनील भाई और संध्या दीदी नमस्कार कर रहे हैं आपको, आप आते जा रहे हैं। और अब आप बोल रहे हैं कि देखिए ये जो डिनर हमने रखा है, ये ऐसा है कि अभी जो बाढ़ आई है वो उत्तराखंड में आई है, और वहाँ पर सोम भैया, योगेश भैया और है ना कमलेश भाई के एक रिलेटिव भी रहते हैं वहाँ पे, और किन के रिलेटिव रहते हैं? मृगकिशोर भाई के भी रहते हैं। तो हमारे बहुत सारे जो परिवार हैं, है ना, इनके रिलेटिव वहाँ पे रहते हैं, और वो उनके घर बाढ़ में बह गए हैं। खाने पीने का भी कोई इंतज़ाम नहीं है ना। तो हमने सोचा है कि इन परिवारों को कुछ मदद हो जाए कि भाई जब तक घर नहीं होता एक टेंट बन जाए, महीने भर का खाना पीना हो जाए। इसके लिए हमने इस डिनर को रखा है। किस लिए रखा है? क्योंकि सोम भैया हो गए, और श्रवण भैया हो गए, सुरेंद्र भैया हो गए, कमलेश भैया हो गए, ब्रजकिशोर भैया हो गए, या ऐसे ही कुछ और भाई बहन हैं, उनके परिवार वहाँ रहते हैं, और वो बाढ़ में घर वर सब टूट गया। कंवर भाई क्या किया जाए, इसके लिए हमने इस डिनर को यहाँ रखा है। उसके लिए थोड़ी मदद हो जाए, तो जो आप खाएंगे कीमतें तो वही हैं, लेकिन फिर इस पैसे से उनको मदद भेजेंगे। अब आपकी प्लेट में क्या है? कुछ वापस आया या नहीं आया? आया। क्या क्या आया कमलेश भाई? पूरी आ गई। हाँ, मतलब आया तो सही कुछ। हाँ बेटा, मेरी प्लेट में पान आ गया। पान आ गया, वो 1000 रुपये का है बेटा, आ गया। फिर भी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी क्या करें? बिल्कुल। पापड़ का क्या भाव है? हाँ, पापड़ भी 50 रुपये का सब। प्रदीप भाई कुछ बता रहे हैं? मेरी प्लेट में सबसे महंगी चीज़ आ गई। सबसे महंगी चीज़ आ गई, अपनी मर्जी से आ गई, है ना। जुगोज किशोर भाई भी बड़े तेज़ी से हाँ बता रहे। क्या क्या आ गया जुगोज किशोर भैया? गुलाब जामुन आ गए। गुलाब जामुन 1000 रुपये के आ गया कि नहीं आ गया? सब अपनी अपनी प्लेट को देखें। क्या हो गया? अभी तो थोड़ी देर पहले जब बिल्कुल फ्री था तो प्लेट भरी हुई थी, है ना, लाभ, है ना। लेकिन जैसे ही पता चला कि भाई ये चैरिटी है, पर उस समय क्या हो रहा था, हमें पता नहीं था कि यार ये कहाँ देने वाले हैं। हमको शक था कि पता नहीं खुद ही रख लेंगे, ये था, है ना। अब यहाँ है कुछ हमने नाम जो लिए, आप सब उनको पहचानते हो कि भाई ब्रजकिशोर भाई हैं, उनका है जान पहचान का ही है अपना। जान पहचान, मतलब फिर से संबंध, मूल्य मूलक, ये सब जुड़ा हुआ है। आस्वादन, तुलन, ये ऐसा नहीं कि अलग अलग है। तो तुलन के आधार पे ही आस्वादन होता है ना। तो ये जो बात हुई अभी, कुछ हमको संबंध पहचान में आ गए कि यार ये जिनकी बात कर रहे हैं इनको तो हम जानते हैं। श्रवण भैया ने, सोम भैया ने, सुरेंद्र भैया ने शिविर लिया था, हम उनको पहचानते हैं, उनका घर परिवार के लोग हैं। ब्रजकिशोर भैया है, यहाँ आए थे शिविर में। तो तुरंत ही हम जैसे ही संबंध को पहचानते तो हमारी दृष्टि बदलती है। यही तो बात कर रहे हैं। संबंध नहीं पहचानते हैं तो कौन, किसकी बाढ़, कहाँ बाढ़, किसकी मदद। लेकिन जब हम संबंध के लिए कुछ करते हैं तो तुरंत हम बिना कुछ सोचे देने का या चयन अलग तरह से करते हैं। तो इस दृष्टि को बोलते हैं न्याय की दृष्टि, कि अब हमको लगता है यार हम तो यहाँ ठीक ठाक से हैं ही, है ना, भीलवाड़ा में तो खूब बढ़िया है, कोई परेशानी की बात नहीं, हमारे पास है भी, थोड़ा सा दे भी देंगे तो क्या है। लेकिन तो जब हम संबंध को पहचानते हैं तो आस्वादन आता है कि हमको अच्छा लगता है अपने आप ही, क्या भाई इनके करेंगे, कहीं भी चर्चा होगी। ऐसा नहीं कि हमारा नाम आए तो ही देंगे,
हमको अपने में ही अच्छा लगता है कि हमने कुछ किया किसी के लिए, संबंधियों के लिए किया। तो इस तरह से जहाँ संबंध को पहचानते हैं वहाँ हम देकर, तो लाभ की दृष्टि कहाँ होती है? जहाँ संबंध नहीं पहचानते हैं। तभी सूत्र निकल के आता है, संबंध है तो शोषण नहीं, और शोषण है तो जहाँ संबंध नहीं दिखता है वहीं हम शोषण करते हैं। जहाँ हमको संबंध नहीं दिखता है वहीं शोषण करते हैं। जहाँ संबंध दिखता है वहाँ शोषण हो ही नहीं सकता। वहाँ हम पोषण करते हैं, कम लेके ज़्यादा देने की प्रवृत्ति रखते हैं। नेचर में ऐसा ही है, नेचर में पोषण है, समृद्धि है। हम अगर धरती में एक दाना डालते हैं तो हमको कितना मिलता है? हजारों। अच्छा, आपको किसी को पता है अगर चावल का एक दाना डाला, उस चावल के एक दाने से कितने दाने हमको मिलते हैं? किसी को आइडिया? 100 से 150। क्या नाम भैया आपका? है जी? फेरूलाल। भेरूलाल भैया, आपने उगाया है जी? गिना है किसी दिन? हाँ, बहुत बढ़िया, बैठिए। और किसी को अनुमान? मैं एक दिन अहमदाबाद में जब रहता था तो किसी फार्म हाउस में जाते हैं ना भी, कि हमारे कई दोस्तों ने मिलके देखा ऑर्गेनिक फार्म है, तो ऑर्गेनिक फार्म को दिखाते हैं। तो उन्होंने बढ़िया से कहीं से साउथ अफ्रीका से आके यहाँ बसे थे। कितना आइडिया? वो असीमित है, क्योंकि वो एक देगा तो उसके 150 आएंगे, फिर 150 को अपन वापस जब डालेंगे तो अभी हम एक ही बार की बात कर रहे हैं कि एक दाना लाते हैं उससे कितना मिलेगा ना, है ना बेटा? बिल्कुल। तो वहाँ पे जो फार्म को हमको घुमा रहे थे, विजिट करा रहे थे, उन्होंने बताया कि एक दाने से 2500 से 3000 या 5000 तक, अगर अच्छा उसका ध्यान रखा तो 5000 भी मिल जाते हैं। तो मैंने इसको जांचना चाहा, तो मैं फिर जब अगली बार किसी के घर गया तो उनके बगल में धान का खेत था, तो मेरी बिटिया भी थी, मैंने उसको बताया तो उसने भी नहीं माना। कैसे कहाँ होता है पापा, एक दाने से गेहूं की बाली में होता है 100-150, क्योंकि गेहूं के पेट पे 8-10 बाली आती हैं। अगर आप देखेंगे धान, चावल का जब दाना उगता है उसमें बहुत सारे सूट्स निकलते हैं, और हर सूट्स में कई तो हमने सोचा सारे नहीं गिनेंगे क्योंकि सबको तोड़ने की ज़रूरत नहीं, अच्छा नहीं होगा। तो हमने पहले सारे सूट्स गिने, और हर सूट में कितने कितने वो हैं, बालियां हैं। बाली मतलब जो गुच्छा आता है, उसको गिन लिया और केवल एक को तोड़ा। हमने सोचा कि यार ख़राब भी ना हो, कि पूरे को उखाड़ने की क्या ज़रूरत है या तोड़ने की क्या ज़रूरत है। जब हमने उसको गुना और गणितीय विधि से मल्टीप्लाई किया तो 4050 के करीब ऐसे नंबर निकल के आया। तो मेरी बिटिया तो वैसी पढ़ती थी, उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था जब मैंने उसको बोला था। जब उसको निकाला तो इतना दाना मिलता है भैरू भाई, 100-150 नहीं, मैं तो एक दाने से जो निकलता। आप गेहूं की बात कर रहे थे? नहीं, एक गुच्छे की बात कर रहे थे। एक गुच्छे की बात कर रहे? नहीं, मैंने बोला एक दाने से कितना दाना मिलता है। हाँ, पर एक उससे ही गुच्छा आता है ना। एक चावल से एक अंडा से 150 जाएंगे, आप जैसे गेहूं में हो गया 50 चावल हो गया, उसका मल्टीप्लाई। अब देखिए, आप जांचिएगा, मैंने तो ऐसा बताया कि जड़ से जो एक वो निकलता है उसके सूट्स निकलते हैं। आप गेहूं की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ वो धान की बजाय गेहूं की बात कर रहे हैं। आप इसको खुद जांच लेना। देखो, मैंने जांचा हुआ है, अगर किसी को लगता है ये गड़े तो मुझे बताना है ना, ताकि मैं इसको ठीक कर लूँ। मैं तो अच्छा, यहाँ पे गेहूं को धान बोलते क्या? ओ हो, गेहूं को धान बोलते क्या? नहीं, ठीक बात है, इसलिए गड़बड़ है, भाषा का गड़बड़ है ना। जैसे मैंने बताया कि जापान में इसको ना बोलते हैं तो यहाँ पे भाषा की बात हो गई। हाँ, इसलिए उसको धान बोल रहे हैं। हाँ, इसीलिए वो गेहूं का बताया उन्होंने। धान मतलब चावल, इसलिए मैंने चावल का बोला था। छत्तीसगढ़ में धान बहुत होता है क्योंकि वहाँ बारिश बहुत होती है, पानी बहुत है। तो प्रकृति, हाँ, तो खैर, तो ये जो मतलब देने की जो प्रवृत्ति आती है, ये न्याय, इस दृष्टि को क्या बोलते हैं? न्याय। जहाँ संबंध हमको दिखता है वहाँ हम स्वतः ही मदद करना चाहते हैं, और मदद करके खुश होते हैं, या खुश होकर मदद करते हैं, दोनों बातें हैं।
हाँ जी, भाई खुश होके देते हैं। जैसे हमारा बच्चा है तो माँ बाप पूरा पूरा मेहनत करते हैं, पूरा कमाई करते हैं, और बच्चों को क्या टैक्स लगा के देते हैं कि नहीं बेटा, फ्री देते हैं ना माँ बाप, जीएसटी। आप देखिए परिवार में जब हमको जहाँ संबंध पहचाना जाता है तो माँ बाप अपना सब कुछ लुटाते हैं ना। किसके लिए लुटाते हैं? बच्चों पे, क्योंकि बच्चों को देकर खुशी होती है। एक छोटा सा बच्चा होता है, माँ उसकी सेवा करती है, नहलाती धुलाती है, केवल किस लिए कि बेटा मुस्कुरा भर दे। उसका मुस्कुराहट ही उसका पेमेंट है पूरा का पूरा। छोटे बच्चे का मुस्कुराना ही सब कुछ है, उसी के लिए सब कुछ लुटा देते हैं जब आप छोटे बच्चे थे, है ना। तो ये क्या दृष्टि बोलते हैं, जब इसके लिए करते हैं, दूसरे को सुखी करने के लिए, दूसरे को जब संबंध को पहचानते हैं, है ना, जब हम, है ना, लक्ष्य मूलक आस्वादन के लिए काम करते हैं, तो इसको कहते हैं न्याय। प्लेट को फिर से देख सकते हैं, है ना। अगर अब ये बताएं कि देखो बाढ़ नहीं है भाई, हमको अब आप सबको समझ में आ गया है कि, है ना, ये जो मानव है, मानव सुखी होना चाहता है, और हमने तो ठान लिया है, जो कि सुनील भाई ने तो ठाना ही हुआ है, और संध्या भाभी उनका साथ दे ही रही हैं। अब वो दरवाजे पे खड़े होकर बोल रहे हैं कि देखो आपको समझ में आ गया, मानव लक्ष्य समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व है ना। मानव लक्ष्य समाधान समृद्धि सहअस्तित्व कैसे पूरा होगा? उसके लिए कुछ स्कूल खोलने पड़ेंगे, ऐसे शिविर कराने पड़ेंगे, स्कूलों में पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो हमको ये पूरी व्यवस्था के लिए कुछ पैसा इकट्ठा करना है। किसके लिए? ताकि जैसे आपको शिविर हुआ और भी लोग आएँ। अब इसके लिए सुविधा की ज़रूरत पड़ती है ना भी, कई बार स्कूल खोलना है तो कुछ बिल्डिंग बनानी है, कुछ टीचर्स को ट्रेनिंग देनी है, रिसोर्सेज चाहिए। इसके लिए समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व जो मानव लक्ष्य है ये पूरा हो, इसके लिए सभी लोग समझदार हो जाएं, ताकि किसी को किसी का डर ही ना हो, और आप भी जब अगली बार लौट के आएँ तो आपको धरती पे ये सब सुविधाएं मिलें। उसके लिए हम चाहते हैं कि कुछ व्यवस्थाओं को खड़ा कर दें, कुछ स्कूल बना दें, कुछ विश्वविद्यालय बना दें, है ना, कुछ ऐसे जिन लोगों के पास कुछ खाने पीने का इंतजाम नहीं है उनके लिए कुछ कर दें, ताकि सब पे प्राइम से रह सकें। अब बताइए आपकी प्लेट में क्या आएगा? पहले जैसी भरने लगी कुछ? कमलेश भाई थोड़ी बड़ी, पूरी से ज़्यादा चीज़ें आ गई, है ना। इसको कहते हैं धर्म दृष्टि। जब हम पूरी व्यवस्था की दृष्टि से देखते हैं कि पूरी मानव जाति को देखकर करते हैं काम, तो इसको क्या कहते हैं? धर्म। ये संबंधों तक सीमित है, ये केवल अपने तक ही था। मुझे क्या प्रिय लगता है, मेरे हित के अर्थ में क्या है, मुझे किस में लाभ हो रहा है, हानि हो रही है। यहाँ पे आपने संबंधों को पहचाना, है ना, जिन लोगों को जानते हैं, जिनके साथ हमारे संबंध हैं, उससे निर्णय लिया। यहाँ आप पूरी मानव जाति को पहचानने लग जाते हो कि हाँ यार सब तो जुड़े ही हुए हैं, है ना। कहीं सड़क बनती है तो एक के काम आती है कि सबके काम आती है? विद्यालय बनता है तो एक जनरेशन पढ़ती है कि सब जनरेशन आने वाली पढ़ती ही रहती है। तो ये एक बड़ी व्यवस्था की बात है। जब बड़ी व्यवस्था को जो मानव जाति के लेवल पर हम देखते हैं कि कैसे सभी सुखी हो जाएं, इस दृष्टि को बोलते हैं धर्म की दृष्टि। जब हम धर्म दृष्टि से तुलन करते हैं तो हमारा चयन अलग होता है, चयन बदल जाता है। देखिए जैसा तुलन होगा वैसा आस्वादन, वैसा, और विश्लेषण तो होता ही रहता है। तब भी आप सोचोगे कितना लेना है, एक रसगुल्ला लें, कहाँ है दीपक बेटा, डब्बा लें। अब क्या लग रहा है, डब्बा लोगे पूरा? नहीं लोगे, फिर भी कुछ तो, है ना, चेन बदल गया एकदम, 5 ले लेंगे, है ना। व्यवस्था के लिए 5, संबंध के लिए 2। ये हमारा दृष्टि से चयन बदलता है, ये होता रहता है। ये सब हमको, ये प्रिय बचपन से आ जाता है। बच्चा अपने आप सीख लेता है क्या अच्छा लगता है। चाउमीन अच्छा लगता है, माँ बाप पढ़ाते हैं, अपने आप आ जाता है। मैगी अच्छा है, वो बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट करते ही रहते हैं, कोई शिक्षा की ज़रूरत नहीं है। बेचने वाले अपने आप बताते थे कमलेश भाई, ये पियोगे तो आहा हा, वो पियोगे तो वाह वाह वाह, ये सब, है ना। तो रुचि मूलक आस्वादन और प्रिय, ये तो पूरा कॉमर्शियल वर्ल्ड आपको बता देता है। हित वाली दृष्टि को माँ बाप लगे रहते हैं, बेटा कभी हरी सब्जी भी खा लिया करो, क्या देखो दिन रात जो है
आलू और पिज़्ज़ा और बर्गर और चाउमीन ही खाते रहते हो, देखो ये खाओगे तो शरीर फूल के कुप्पा हो जाएगा, मेरी मुसीबत बढ़ा दोगे, आपकी शादी के लड़का कहाँ से ढूंढेंगे, बीमार पड़ोगे, मुझे ही लेके भागना पड़ेगा, ये सब मतलब हम करते रहते हैं। प्रिय हित लाभ दृष्टि, है ना। ये माँ बाप थोड़ी बहुत माँ बाप बताने की कोशिश करते हैं, देखो पालक भी खाने की चीज़ होती है, करेला भी खाने की चीज़ होती है ना, लौकी भी खाने की चीज़ होती है, केवल आलू नहीं होता है। तो ये कौन बताते हैं? ये हित की दृष्टि माँ बाप डेवलप करते हैं। लाभ की दृष्टि अभी तो पूरी शिक्षा कि कैसे स्मार्ट का मतलब है कि कैसे बिना संबंध को पहचानना ही नहीं है। मैनेजमेंट सिखाता है यू हैव टू बी प्रोफेशनल। प्रोफेशनल का मतलब है कि देखो आप होंगे बाप, क्या होंगे आप, पर जब पैसे की बात आती है तो हिसाब किताब पूरा होना चाहिए। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। हाँ, वो प्रॉफिट उन्माद है। तो प्रोफेशनल मतलब कि आप पर अपने संबंधी को भी, क्योंकि संबंध तो पहचानते नहीं है, जानने वालों को भी अगर कुछ चीज़ बेच रहे हैं तो उसमें भी प्रॉफिट, तो ये लाभ की दृष्टि पूरा मैनेजमेंट सिखाता है, पूरी शिक्षा सिखाती है ना दीदी। न्याय कहाँ से आएगा? न्याय की दृष्टि कैसे होगी कमलेश भाई? धर्म की दृष्टि कैसे आएगी बताइए? जो ये लक्ष्य मूलक जो आश्वासन आएगा उसके बाद न्याय की दृष्टि आएगी भी अपना, है ना। जैसे ये अपन कह रहे हैं ना देश हित के लिए ये छोड़ देना चाहिए, तो लक्ष्य मूलक होके फिर उसके प्रति न्याय होगा। बिल्कुल। तो जो आप कह रहे थे मूल्य मूलक रुचि मूलक आस्वादन अपने आप आता है, क्योंकि प्रिय आ ही रहा है, और हित वाली दृष्टि क्योंकि हमने कुछ खोज कर ली है, कुछ है ना रिसर्च कर ली है, उसको परिवार में बताते हैं, क्योंकि परिवार वाले चाहते हैं कि हमारे बच्चे ठीक ठाक रहें, बीमार ना पड़ें। लाभ की दृष्टि मैनेजमेंट, इसी के लिए समझने की ज़रूरत है। अभी आपने पूछा था ना समझना क्यों है, तो यहाँ तक की क्रियाएं तो भैया अपने आप होती रहती हैं। इनके लिए ये तभी होती हैं जब समझ लेते हैं, नहीं तो नहीं होती। जैसे मैंने अभी बताया तो लाभ तो अपने आप पता चल गया ना आपको, बाकी मुझे बताना पड़ा कि देखो ये परिवार है, ये है, धर्म ऐसा होता है, लक्ष्य ये है। इसीलिए समझ की ज़रूरत होती है। तो मानव जो सुखी होता है जी भैया, बिग हैंड। यहाँ पे एक ड्रॉबैक है, ये मैथ के काम करना जब जैसे ही समय मिलता है तुरंत। तो भैया आप आराम से आके बैठो, कुर्सी है। अरे अरे आपने तो उनको जी हाँ जी अब वो चले गए। हाँ जी जी भैया, सुनील भैया। हाँ जी, तो यहीं तक अपने आप होता है, क्योंकि ये तो परंपरा में है। समझ के जो अस्तित्व की समझ है, ये न्याय धर्म सत्य, सत्य अभी बचा है, मैं सत्य को और बता दूं, पर फिर भी आप सवाल करें। एक ड्रॉबैक है न्याय और धर्म के प्रति। हाँ जी। जो एक फीलिंग्स अपन देते हैं, सारे धर्माद उन्माद देश हित जो भी चल रहा है भी अपन को ये होना चाहिए, उसका भी शोषण होता है। तो शोषण ये होता है कि आप देश हित, राष्ट्र हित, धर्म हित नाम के नाम पर, देश के नाम पर जो एक बहुत बड़े जो मतलब क्या है कि हो गया, आपका सवाल समझ में आ गया। धर्म क्या है उसको भी बताएंगे, यहाँ धर्म का क्या मतलब है। अभी मैं न्याय क्या होता है, धर्म क्या होता है, सत्य क्या होता है वो बताया नहीं है। तो न्याय धर्म सत्य, ये सत्य की दृष्टि और बता देता हूँ। ये तीनों को 6वें दिन बताऊँगा। कौन से दिन? तो आप जो बता रहे हो वो धर्म में, उसको धर्म नहीं कह रहा हूँ, है बाय द वे। तो न्याय धर्म और सत्य ये अभी बाकी है। तो ये भी क्वेश्चन में आ गया, जितने भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं ये सब कवर होंगे, ठीक है। तो मैं इनको कह ही नहीं रहा हूँ ये धर्म है जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो नहीं, ठीक है। अब प्लेट को और देख लेते हैं थोड़ा सा। आप कुछ कहने वाले? हाँ जी प्रदीप भाई। न्याय तो भैया आपने बताया ही है, जैसे बाढ़ में मकान बह गई, पर वो न्याय नहीं है। न्याय नहीं।
वो न्याय जैसा अभी मैंने उदाहरण के लिए कि संबंध को पहचान कर जब हम निर्णय लेते हैं तो वो थोड़ा न्याय की तरफ बढ़ रहा है। पर न्याय क्या होता है 6वें दिन मैं बताऊंगा, धर्म को भी 6वें दिन बताऊंगा। ये मैं बोलने ही वाला था पर क्योंकि कमलेश भाई ने सवाल पूछ लिया, नहीं तो मैं सत्य को पूरा बताता और फिर बताता कि न्याय धर्म सत्य भी समझाना बाकी है। पर समझने की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि न्याय धर्म की जो दृष्टि उदय होती है कि धर्म अस्तित्व सहज कैसा है, पाखंड नहीं, संप्रदाय नहीं, धर्म किसको कहते हैं, ये आएगा आज और कल परसों। अब तो 3 ही दिन है ना, हो जाएगा पूरा। अब हम इसको जितना फैलाया है मैंने उसको समेटने का काम अब चालू है। ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। हाँ परसों भी अच्छा, मुझे चौथा दिन है आज। अच्छा चौथा है, बढ़िया है। तो काफ़ी समय हमारे पास, सिलेबस निश्चित है। थोड़ा और फैला सकते हैं। है जी, थोड़ा सा और फैला सकते हैं तो 3 दिन में समेट लेंगे। हाँ 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 बिल्कुल। पर हमारा जो सिलेबस है वो निश्चित है और समय पर्याप्त है। सिलेबस समय पर्याप्त है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ये सत्य क्या कह रहे हैं, अभी प्लेट की तरफ फिर जाएं। मैंने पहले लिख दिया है कि न्याय धर्म सत्य को मैं और एक्सप्लेन करूंगा कि सत्य क्या है, धर्म क्या है, न्याय क्या है। अभी मैंने जैसे विश्वास की झलक का सिद्धांत बताया था, है ना, गाड़ी से, पर वो विश्वास तो नहीं है। या पैसा आ जाने से अकड़ जाती है, वो अकड़ विश्वास नहीं है ना। अहंकार है, ईगो है, अभिमान है। एक्चुअली वो अहंकार भी नहीं है, अभिमान है, राइट। सब अभिमान जो आ जाता है वो विश्वास नहीं होता है। अभिमान आने से विश्वास जैसा लगता है पर वो विश्वास नहीं होता है। रूप धन बल पद मिलने से क्या आता है, अभिमान आता है। अपने को आदमी बड़ा मानने लग जाता है, होता नहीं है ना, उसको अभिमान कहते हैं। जो होता नहीं है और मानने लग जाए अभिमान। तो अभी न्याय धर्म सत्य जैसा मैं बता रहा हूँ, जैसे पहले गाड़ी के उदाहरण से और पढ़ाई के उदाहरण से विश्वास जैसा थोड़ा सिद्धांत बताया था। तो इतना सिद्धांत है कि न्याय जो है, तो अभी मैं इसको लिख देता हूँ। प्रिय जो होता है वो किसके सापेक्ष होता है, इंद्रियों के सापेक्ष। हित स्वास्थ्य या शरीर है ना, स्वास्थ्य, लाभ वस्तु, कम दे के ज़्यादा लेना है ना, लाभ। न्याय संबंध, धर्म व्यवस्था, और सत्य का अभी और बता देते हैं, सहस्तित्व। तो अगर अब भैया कहें कि देखो हम एक रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे जो ये संतुलन बिगड़ गया है धरती का, है ना, प्रकृति का, इस पे शोध होना है ताकि पूरी मानव जाति हमेशा हमेशा के लिए, कि कब बाढ़ आ जाए, कब ज़्यादा वर्षा हो जाए, कम हो जाए, इसके लिए एक रिसर्च बनाना है। सहस्तित्व, सभी जो प्रकृति में और मानव में संतुलन बन जाए, उसके लिए कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत है। क्योंकि कुछ साइंटिस्ट को लाना है, साइंटिस्ट कुछ पैसा चाहते हैं, समझा तो रहे कि वो फ्री में काम करें, लेकिन ऐसा तो नहीं है भाई, उनके खाने पीने का इंतजाम करना पड़ेगा। उसके लिए कुछ किसकी ज़रूरत है, कुछ धन की ज़रूरत है। अब आपकी प्लेट में क्या होगा, अब तो खाएंगे ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी शायद, कि ठीक है भैया अगली बार भी बताना अगर ऐसा कुछ है, आप करो ये काम। होगा कमलेश भाई? नहीं होगा, आपका नहीं होगा, कितने लोगों का हो जाएगा? हाँ ठीक बात है। ये तो जिसमें समझ, मैंने इसलिए कहा, इसलिए समझने की जरूरत है, ऑटोमेटिक होता ही नहीं है भाई, ऑटोमेटिक नहीं होता है। ऑटोमेटिक यहाँ तक होता है, यहाँ आता ही नहीं एग्जैक्टली यही तो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल। तो बिल्कुल ठीक बात है। तो जैसे हमारे बहुत सारे साथी हैं, है ना, कल भैया बता रहे थे, जो इस बात को समझ गए हैं, पूरा अपना 7 दिन भाई पैसा भी कमा सकते थे, उसमें थोड़ी लगे हुए हैं, आने जाने का किराया भी नहीं लेते हैं हमारे बहुत सारे साथी, है ना। क्यों कर रहे हैं? कहीं ना कहीं कुछ समझ से दृष्टि उदय हुई है कि भाई ये सब अपना ही परिवार है। जो पहले पाया उससे कुछ ज़्यादा पा लिया, ये आपने जो प्रेजेंटेशन देते हैं जी, है ना। तो वो इसलिए समझने की ज़रूरत है कि वो दृष्टि। अच्छा अब देखिए, ये जो है, हम तो 10 क्रिया की बात कर रहे हैं, अभी कितनी क्रियाएं हुई? 5, लेकिन अब ये 5 नहीं हो पाती हैं ऑटोमेटिकली।
ये क्या है कि यहीं तक की क्रियाएं होती हैं अभी, नेचुरलिटी है, क्योंकि वो परिवार और शिक्षा से हो जाता है ना? है क्या चीज? नहीं प्रस्ताव देंगे, नहीं, प्रस्ताव। ठीक बात है जी। भैया कह रहे हैं कि अब आप थोपेंगे, तो मैंने कहा प्रस्ताव। हाँ, प्रस्ताव है, थोपने का तो कुछ भी नहीं है। ये भी एक्चुअली नहीं, एक्चुअल में जब पाएंगे ना, जब सत्य को समझेंगे, तो नेचुरल तो ये है, ये थोपा हुआ है। लाभ नेचुरल है कि लाभ थोपा हुआ है, बताइए। अभी मैंने क्या बताया, प्रकृति में लाभ है कि पोषण है? एक दाना डाल के धरती बोले नहीं नहीं बेटा डालो, 100 दाने डालो तब एक दूंगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, इसीलिए कह रहे प्रकृति में तो व्यवस्था ही है, तो मानव भी व्यवस्था ही है। वो भ्रमवश अपना पराया, अभिमान, द्वेष, आवेश, हाँ, तो वातावरण भी कौन बना रहा है? मानव। तो वही है, मानव। आप अपने को अकेला मत मानो, आप भी वातावरण का ही भाग है, आप भी उसी को दे रहे हो, है ना? आप अपने को अलग मान रहे हो, आप भी उसी का हिस्सा है। तो हाँ, तो अभी ये पूरा नहीं होता है, ये समझ के बाद ही शुरू हो पाता है। न्याय, धर्म और सत्य की दृष्टि जो उदय होती है, ये इसीलिए समझने की जरूरत है। और मानव यहाँ तक जो करता है, ये इसमें जिंदा रह सकता है। इतने में ये जिंदा रहने के लिए जरूरी है। सुखी होने की शुरुआत यहीं से होती है। अभी आपने पहचान ही लिया कि भाई जैसे ही संबंध की बात आई तो आपने कुछ देने के खुशी होगी, तो जहाँ संबंध होता है भाव से सुखी हो गए। तो उससे पहले क्या था कि नहीं देना है ना? भैया ये जो प्रिय हित लाभ की दृष्टि है, इसमें मानव जिंदा रहने के लिए भी स्ट्रगल कर रहा है। जिंदा हाँ। भी नहीं रह पाएगा अगर ये दृष्टि बनी रहेगी तो। हाँ जी, क्योंकि इसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग और सब हो रहा है, तो फिर जिंदा रहने पे भी एक प्रश्न चिन्ह लग गया है कि वो बना रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक बात है जी। तो हमने ये कहा कि ये पूरा नहीं होता है, ये केवल आधी ही क्रिया हो पाती है तुलन की। तो अभी कितनी क्रियाएं हो रही हैं? चित्रण तो सब आपका बन ही गया था, तो ये केवल 4.5, ये आधा ही रहता है। तो अभी 5 नहीं हो रही हैं ऑटोमेटिकली जो आप कर रहे थे, है ना? ये उदय होने के लिए ही समझ की ज़रूरत है, नहीं तो समझने की कोई ज़रूरत नहीं। आप जिंदा रह सकते हैं जानवरों की तरह, कोई समझने की ज़रूरत नहीं। भाई जानवर भी जिंदा है, जिंदा रहना जानवरों के लिए आवश्यक भी है और पर्याप्त भी है। अगर जानवरों के जैसे जीना है तो समझने की कोई ज़रूरत नहीं, है ना? लेकिन अगर मानव का सारा प्रयास सुख के लिए है, सुखपूर्वक जीना है, उसके लिए अभी हमने उदाहरण से पता लगा लिया कि न्याय, धर्म, सत्य की दृष्टि उदय होना आवश्यक है। उसी दृष्टि के साथ जब हम जीते हैं, अब वो कैसे होगी उसकी बात करते हैं। समझने से होगी। अब समझने का मतलब क्या है उसको आगे से बात करते हैं। तो ये जो 4.5 क्रिया बोल रहे हैं, इसी को हम कह रहे हैं कि भाई इतना जो है ये जिंदा रहने के लिए पर्याप्त है। इतना तो होता ही है, हर मानव में होता ही है ना? आगे की जो 5 क्रियाएं हैं अभी बची हुई हैं, वो हर एक में अभी नहीं होती हैं। वो सुसुप्त अवस्था में है। किसमें है? सोई हुई हैं। अभी उनका जागृत होना शेष है, बचा हुआ है। वो कैसे हो? वो क्षमता हर जीवन में है। ये जीवन की क्रियाएं कर रहे हैं ना, हर मानव में है वो क्षमता कि हर एक में हो सकती हैं। नंदिनी बेटा, हर कोई जागृत हो सकता है, समझदार, है ना? तो अब क्या होता है कि ये जो क्रियाएं होती रहती हैं, ये चित्रण है। चित्रण जो है इसी को हम इच्छा भी कह रहे हैं। ये जो तुलन और विश्लेषण होता है इसी को विचार कहते हैं। और ये जो आस्वादन और चयन की क्रिया है इसी को आशा कहते हैं। तो आशा, विचार और इच्छा, इसी को आशा, विचार, इच्छा, ये दोनों क्रियाओं जो हुई अभी, इनके नाम हैं। क्रिया, दोनों क्रियाओं को अगर एक साथ जोड़ देंगे तो आशा बोलेंगे। जब आप कहते हैं आई होप कि मैं सुखी हो जाऊंगा, आई विश यू ऐसा हो जाए, और इसको डिजायर बोल रहे हैं, इच्छा बोल रहे हैं, जो चित्रण बनता है। इन दोनों क्रियाओं, संयुक्त दोनों क्रियाओं को बोलेंगे तो इसको आशा बोलेंगे। जब मैं कहता हूं मैं विचार कर रहा हूं, तो विचार का मतलब है कि मैं तुलन और विश्लेषण कर रहा हूं, ऐसा।
मैं सब आप मैं नाम दे रहा हूँ, आप देखिए कुछ और नाम दे दो। देखो आपका बच्चा है, क्रिया तो क्लियर होगी ना। अब अगर क्रिया क्लियर हो जाती है तो नाम कौन देता है? हमारा बच्चा है, हम अपने बच्चे को लल्लू नामकरण संस्कार, हाँ तो उसमें क्या दिक्कत है? नहीं नहीं नहीं, आशा विचार इच्छा बोल रहे हैं इसको। तो जब मैं कहता हूँ विचार कर रहा हूँ तो विचार में करते क्या है? हम तुलन विश्लेषण करते हैं, ऐसा बोलो। आशा करते हैं तो करते क्या? सुख की अपेक्षा करते हैं कि भाई हम सुखी हो जाएंगे ये करके, ऐसा आशा। आशावादी का मतलब है कि भाई हम कभी तो सुखी हो ही जाएंगे, है ना। इतनी शक्ति हमें देना दाता। विश्वास कमजोर तो तब होगा जब विश्वास हो, और विश्वास हो गया तो कमजोर नहीं होता है। विश्वास समझ आ जाती है तो विश्वास, हमने इक्वेशन देखी ना, समझ समाधान और, तो विश्वास आए कैसे, तो वो कैसे आए उसकी बात हो रही। तो अभी हम जब 4.5 क्रिया में जीते हैं तो यही सुविधा में जीना होता है। तो अभी जितना भी चित्रण बनता है वो किसका बनता है? सुविधा का। कि क्या कैसी गाड़ी, किसी की दूसरे की गाड़ी देखी तो ऐसी गाड़ी आ जाए, तो ऐसी क्रिया होती है। तो क्या होता है, अब तुलन होता है कि कैसी होनी चाहिए। पहले तो कलर तय होता है ना। भाई हमने पड़ोसी की गाड़ी देख ली, पड़ोसी के घर में गाड़ी आ जाई, अब हमको ज़रूरत है नहीं है वो नहीं देखते, पहले भाई अब इसके यहाँ आ गई तो हमको आनी चाहिए। इसको बोलते हैं कि हमारा रिमोट अभी दूसरे के, तो हमारी इच्छाएं अभी बाहर से देख के होती हैं। हमारे जो चित्रण बनते हैं कि हम किसी के घर गए, शादी में गए, है ना, तो गाड़ी आई, तो गाड़ी का ही उदाहरण है, तो कैसी होगी? कैसी होनी चाहिए? पड़ोसी के यहाँ आई है आल्टो, आल्टो है, हमको कौन सी चाहिए अब? है जी, है सेंट्रो। अगर पड़ोसी के घर आई है आल्टो तो हमको चाहिए सेंट्रो। अब पूछेंगे भाई पहले तो कौन सा कलर की होनी चाहिए? प्रिय, है ना, प्रिय पे दृष्टि जाएगी, भाई इच्छा तो बन गई है। कौन सा कलर? नीला की पीला की सफ़ेद? कौन सा? सफ़ेद। हाँ मैं ऐसा, तो वो तो चुनना पड़ेगा कि अगर उसकी सफ़ेद है तो हमारी जेड ब्लैक है, जेड ब्लैक, बिल्कुल ऐसा आनी चाहिए। अब पता करेंगे कि भाई उसमें, अरे आजकल एक्सीडेंट होते रहते हैं, कितने वो हैं एयरबैग, थोड़ा हित स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देंगे कि, है ना। देखो उसकी तो है ही नहीं, आल्टो में तो कुछ एयरबैग वगैरह होता ही नहीं है ना। अपने में तो होना चाहिए, क्या किशन राव भाई, होना चाहिए। तो स्वास्थ्य की दृष्टि कितने की आएगी? क्या होगा? अब शुरू होगा, कितने की आएगी? अब उसका विश्लेषण करेंगे। अच्छा बताओ कितने की आएगी? 5 लाख की आती है, कितने की आती है? एफडी में कितना है, जेवर कितना है, लोन कितने का लें, क्या करें, ये सब विश्लेषण होगा। क्या होगा? और अभी गाड़ी आई ही नहीं है, लेकिन अब आप गाड़ी में बैठ के मज़ा ले रहे हैं। जेट ब्लैक गाड़ी आ गई, सेंट्रो, पूरा फैमिली जा रहा है मॉल घूमने के लिए, और पड़ोसी को आप देख रहे हैं वो जल रहा है खड़ा खड़ा, है ना। ये सब कहाँ हो रहा है? आस्वादन ले रहे हो आप, चित्रण बन रहा है कि हाँ जेट ब्लैक आ गई, अभी गाड़ी नहीं आई है। अभी तो केवल वही जो सामियाना, अभी आपने जो प्लेट सजाई, ऐसा हमारा होता ही रहता है, ज़्यादातर वही चलता रहता है ना। तो वो गाड़ी आई और आप देख रहे हैं कि भाई विश्लेषण चल रहा है, कितने का लोन लें, कितना हमारे पास है, स्वाद आ ही रहा है, अब चयन की दृष्टि हो रही है। फाइनली कब तक आ जाएगी, है ना, लोन पास हो जाएगा। तो पता चला कि भाई 2-3 महीने लगेंगे क्योंकि एफडी पूरी हो जाए, ये सब विश्लेषण चल रहा है। ऐसा नहीं आज ही तोड़ लें तो उसका इंटरेस्ट कम हो जाएगा, ये सब विश्लेषण होता है। ये सारी क्रिया होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है। आप देखें कुछ भी, इवन आप एक ड्रेस खरीदने जाते हैं, ये तो गाड़ी की बात हुई, पर मैं इसको पूरी कर देता हूँ। आप आए, अब फाइनली 6 महीने बाद आपका, बहुत खुश हैं आप, शोरूम से पूरा फैमिली, मम्मी पापा आगे और दोनों बच्चे चिंटू पिंटू पीछे, गाड़ी लेके आ रहे हैं और अपने घर घुसते हैं, तभी देखते हैं पड़ोसी के यहाँ पे होंडा खड़ी हुई है। अब खुशी होगी कि दुख होगा? सारी खुशी क्षणिक भी नहीं हुई, वहीं तक हुई जो शोरूम से यहाँ तक आने में। ये चलता रहता है। अब आप सोचते हो कि यार ये तो लेके जाएं कि नहीं लेके जाएं, इसको तो वापस ही ले जाएं थोड़ा बड़ी है ना, क्योंकि हमारे पास कोई अपना सुखी होने का वो नहीं है आधार। तो हम पड़ोसी का फ़ोन कैसा है, पड़ोसी का घर कैसा है, पड़ोसी की साड़ी कैसी है, गाड़ी कैसी है, जेवर कैसा है, शादी में गए थे, अब किसी का देख लिया,
अच्छा, ये फिल्म वाले भी इसी है ना, फिल्म वालों का और इंडस्ट्री का बड़ा योगदान है, एक साथ साथ रहता है सब, क्योंकि स्पॉन्सर वही करते हैं। और क्योंकि मैं ऐसे इंडस्ट्री में बिजनेस कर चुका हूँ, तो हमारे पास आते थे कि बताइए आपका एडवर्टाइजमेंट फिल्म के सीन में प्रयोग वो कर देंगे, है ना, दीपिका पादुकोण को आपके टैंक पे नचा देंगे। मैंने कहा यार उससे हमारी गैस नहीं बिकेगी। वो जानते ही नहीं है लोग ये होती क्या है। LNG नाम सुना है किसी ने? अरे सुना है? क्या होता है LNG? कुछ लोगों को पता है। कपिल भाई क्या करते हैं आप? है जी, किस चीज़ का? एक्सपोर्ट का। तो LNG कैसे सुन लिया आपने? पढ़ने में आ जाता है। पढ़ने में कहीं फिर ध्यान दे दिया। बेटा आपको कैसे पता है व्हाट इज LNG? नहीं है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैंने कहा भैया आप दीपिका पादुकोण को नचाओगे LNG के टैंक पे हजीरा में, उससे कोई गैस नहीं बिकने वाली, लोगों को पता ही नहीं है क्या होती है ना। तो कितना ही एडवर्टाइजमेंट दे लो, पर वो ऐसा करते हैं कि कहाँ प्लेस करें, है ना। लिक्विफाइड नेचुरल गैस, वैसे इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, पर उसका शिविर नहीं है, किसी को पूछना है तो अलग बताएंगे। यानी कि जो साठगांठ है, इच्छाओं को कैसे बढ़ाया जाए, वही जो कर रहे थे, है ना। तो हमारा चित्रण बना, और ये वो बताते रहते हैं कौन सी चीज़ खरीदनी, कौन सा ये करना। तो ये आप देखेंगे कि हमारी सारी इच्छाएं सुविधा के अर्थ में होती हैं ज़्यादातर, और सब बाहर से आती हैं, अपना आधार नहीं है। और इसी का जो फल परिणाम होता है, जब हम चयन करते हैं तो या तो कोई कार्य करते हैं और या व्यवहार करते हैं, और दोनों का जो फल परिणाम होता है मैक्सिमम, अधिकतम, जितनी भी इच्छाएं बाहर से आती हैं सुविधा के अर्थ में ही आती हैं ज़्यादातर, तो है ना। क्योंकि हम अभी उसी में सुख ढूंढ रहे होते हैं, सुविधाओं में, गाड़ी में, घर में, हमारा घर बड़ा हो जाए, हमारा चमक जाए। तो ये इसके आधार पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलेगा? क्षणिक सुख, या फिर दुखी तो हैं ही हम। भय, चिंता, पीड़ा तो बना ही हुआ है, विश्वास की कमी है। हम तो चाह रहे हैं कि भाई किसी तरह से, तो सारी इच्छाएं कहाँ से आ रही हैं? बाहर से आ रही हैं। ये करते करते पस्त हो जाते हैं, है ना, या तो ऐसे करते करते ज़िंदगी गुजर जाती है। फिर कहीं से हमको प्रस्ताव मिलता है, जीवन विद्या या कोई कुछ भी सोचता है यार इनमें है नहीं, है ना, कुछ और करना चाहिए, कुछ और सोचना चाहिए, कुछ और समझना चाहिए। तो फिर हमको कोई शिविर मिल जाता है। तो हम क्या करते हैं कि फिर हम में एक क्रिया शुरू होती है। तो ये तो होता है कब और कैसे विश्लेषण, क्या चाहिए, सुविधाएं चाहिए, है ना। फिर हम सोचते हैं यार जो भी हम कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, क्यों का सवाल आता है, इसका पर्पज़ क्या है, प्रयोजन कर रहा है, शरीर का प्रयोजन क्या है, खाने का प्रयोजन क्या है, क्यों खाना चाहिए, कोई भी उसका पर्पज़ क्या है। जब इसको करने जाते हैं तो हमारे अंदर में एक क्रिया होती है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले थोड़ा सा झलक के लिए की, कि हमने पता लगाया कि भाई हर चीज़ का पर्पज़ है कोई ना कोई। जैसे अभी दीदी ने बोला कि शरीर की भी कोई उपयोगिता है, वो तय करनी चाहिए। तो केवल शरीर की नहीं दीदी, फिर धीरे धीरे हमको अस्तित्व में हर इकाई, कोई भी जो वस्तु है उसकी उपयोगिता या उसका मूल्य का पता चलता है। क्या पता चलता है? मूल्य का। जैसे अभी बहुत लोगों को सोने का पता चला, चांदी का, वाइन का, कोई भी चीज़ है, पानी है, उसका मूल्य क्या है, कीमत क्या है। तो मूल्यों का पता चलता है। कब पता चलता है? जब हम उसको समझने जाते हैं, है ना। जब हम निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण करने जाते हैं तो हमको अस्तित्व में जितनी भी वस्तुएं हैं, केवल एक ही नहीं, फिर पेड़ का भी, फिर नदी का भी, नाले का भी, पर्वत का भी, गाय का भी, भैंस का भी, कुत्ते का भी, मच्छर का भी, जो भी चीज़ें हैं, अस्तित्व हमारे सामने है। हर इकाई का मूल्य पता चलता है शीशराम भाई। उस क्रिया को हम कहते हैं साक्षात्कार। अभी तक केवल उन चीज़ों को हम अपनी सुविधा की दृष्टि से देखते थे, अभी हम उनका रियल मूल्य देखते हैं और उसमें सुख मिल नहीं रहा था सुविधा में। अब हम देखते हैं कि उनमें क्या होने लगा है, हमको मूल्य समझ में आया। इस क्रिया का नाम है
साक्षात्कार। साक्षात्कार का मतलब है कि जब हम समझने जाते हैं तो परिणीता बेटा इसमें सब कुछ दिखता है, एक एक चीज़। जीवन भी यहीं पे, जीवन का भी साक्षात्कार होने लगता है, क्योंकि उसका मूल्य। और ये होता कैसे है? निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण ही। हम अपनी क्रियाओं पे ध्यान देते हैं, उसके अनुसार कुछ कार्य व्यवहार करते हैं और उसका हमको फल परिणाम मिलने लगता है। ज्ञान गोचर चीज़ों को ऐसे ही पता चलता है। भाई ग्रेविटेशन लॉ ज्ञान गोचर है कि इंद्रिय गोचर है? ग्रेविटेशन ज्ञान गोचर है, कोई आंख से थोड़ी दिखता है। आप पढ़ते हो, इक्वेशन लगाते हो तो न्यूटन ने दे दिया G=m1m2/r², कांस्टेंट। कैसे लगा लिया उसने? उसको साक्षात्कार हुआ नियम का। तो नियमों का साक्षात्कार होता है, मूल्यों का साक्षात्कार होता है। तो हमको अस्तित्व में जो नियम है, जो मूल्य हैं, उनका क्या होता है? साक्षात्कार होता है, जब हमको उनका मूल्य समझ में आता है। ठीक है प्रदीप भाई? हाँ जी संजू बेटा, संजू बहन। साक्षात्कार मतलब जो चीज़ जैसी है वो वैसी दिखने लग जाती है सर? उसी को मूल्य कह रहे हैं। जो चीज़ जैसी है वैसी ही दिखने लग जाए, वही मूल्य भी है। बिल्कुल सही बात कहा आपने। अभी तक हम अगर भ्रम में होते हैं तो भ्रम का मतलब ही है, ये अच्छा ध्यान दिलाया आपने, या तो हम किसी चीज़ का अधिमूल्यन किए रहते हैं, या अवमूल्यन या निर्मूल्यन, है ना। कुछ का कुछ माने रहते हैं या अधिक माने रहते हैं, है ना। मानव क्या है? क्या है? पानी का बुलबुला है ना। नश्वर है ना। दुनिया क्या है? दुख का सागर है। ये अवमूल्यन क्या हुआ है ना। मानव भगवान है, बच्चा भगवान होता है ना। कुछ भी इस तरह का बहुत सारा, इसके उदाहरण जब हम आएंगे और ले लेंगे, है ना, जब समय आएगा। अभी तो भ्रम होता है, जो चीज़ जैसी है वैसा नहीं माने होते, वही भ्रम है ना। और वास्तविकताएं जैसी हैं वैसी हमको दिखने लग जाएं। जैसे अभी मैं किसी को बताऊं जाके, है ना, भाई एक बहुत बढ़िया सज्जन है ओशो के, है ना, उनको ओशो का बहुत सारा ज्ञान है और काफ़ी सारे सवाल पूछते हैं, तो आप आइएगा, हम आपको उनको मिलाएंगे। ऐसे हम अपने किसी, हाँ जी, ये भी ओशो के बच्चे। अब दोनों हो गए तो हम बोलेंगे नहीं, वो एक ने तो लाल शर्ट पहनी होगी, उन्होंने थोड़ी चेकर्ड शर्ट येलो, है ना। तो वो क्या करेंगे कि वो हमारे दोस्त अनुमान लगाएंगे, ये डिस्क्रिप्शन से क्या लगाएंगे? अनुमान लगाएंगे। परिणीता बेटा, प्रार्थना बेटा, ये क्या है? ये अनुमान बना, किस आधार पे बना? मैंने जो डिस्क्राइब किया। अच्छा, मैंने किस आधार पे डिस्क्राइब किया? मैं इनको जानता हूँ, मैंने देख लिया है, पर जो मेरा दोस्त आने वाला है वो उसने तो नहीं देखा है। तो वो एक अनुमान बना के आएगा। और मान लो मैं नहीं हूँ रूम में, तो मैं बोलूँगा अगर मैं नहीं भी हूँ तो देखो उनका कमलेश भाई नाम है, और आप जो है चेकर्ड शर्ट में आज पहने हुए हैं और थोड़ी येलोइश पैंट है, और बहुत बढ़िया सवाल पूछते हैं, थोड़ी दाढ़ी भी है, चश्मा भी लगाया हुआ है, हाथ में फ़ोन भी होगा। इतने डिस्क्रिप्शन से अब ऐसे और भी लोग बैठे हो सकते हैं, लेकिन एक तो वो जैसे ही देखेंगे चेकर्ड शर्ट तो अंदाज़ा, अनुमान थोड़ा सा पुष्ट हो जाएगा। फिर बोलेंगे कमलेश भाई, अच्छा थोड़ी देर बैठेंगे, यही ज़्यादा सवाल पूछ रहे हैं, मतलब एक। तो ये इसका हुआ साक्षात्कार। जो वस्तु जैसी है, इसी को कहते हैं जब हम वस्तु को डायरेक्टली देखते हैं, तर्क से हम में अनुमान बनता है। तो ये जो हम अभी बता रहे हैं, जब आप किताबें भी पढ़ती हैं, तो नागराज जी ने क्या किया है? नागराज जी ने अस्तित्व को देख लिया है। समझ में आई बात? नागराज जी ने, श्री ए नागराज, उन्होंने अस्तित्व को देख लिया है। उन्होंने देखा, ये ठीक नहीं लिखा गया है, नहीं, क्या है, बोर्ड भी थोड़ा हिलता है और थोड़ा मेरा हाथ भी हिल जाता है। तो उन्होंने अस्तित्व को पूरा देखा है। जैसा देखा है वैसा उन्होंने उसको भाषा के द्वारा वर्णन कर दिया है। जिसको हम भी वर्णन कर रहे हैं, और जब आप जिनको अध्ययन करना है
उनको किताबों से पढ़ के वो वर्णन मिल जाएगा, जिसी को सूचना बोलते हैं, है ना बेटा, सूचना कहते हैं। हम क्या करेंगे, उस सूचना के आधार पर अनुमान लगाएंगे और फिर अस्तित्व में ही वस्तु दिखेगी, वो किताब में नहीं दिखेगी। कई लोग किताब में ढूंढते रहते हैं, कहाँ ढूंढते हैं जीवन को? किताब में। कुछ लोग अभी बोर्ड पे ही देखते रहते हैं, वो भैया ने लाल लाल डॉट बनाए थे वही जीवन है। मैं कहा हूँ वो दिखता बोर्ड है, कल्पना में है, वहाँ नहीं है जीवन, है ना, बोर्ड वाला नहीं है, किताब में भी नहीं है। वास्तविकताएं कहाँ हैं? अस्तित्व में है। पर हम में अनुमान जो बनता है वो पढ़कर सुनकर बनता है। जब हम उस वस्तु को अस्तित्व में पहचान लेते हैं, और यहाँ ज्ञान गोचर वस्तुओं की से लेकर सभी वस्तुओं की बात हो रही है, उस क्रिया का नाम है साक्षात्कार। ठीक है बेटा। फिर वस्तु जैसी है, जैसा अनुमान लगाया था डिस्क्रिप्शन के आधार पे, वैसा अनुमान के आधार पे हम पहचान लेते हैं, अरे ये ऐसा लिखा भी था, ऐसा मेरा अनुमान है ना, जो मैंने अभी बताया कि यही कमलेश भाई है। कब पता चलेगा? हो सकता है शर्ट पहन के जब साक्षात, मतलब वो पूछ लेंगे, सवाल भी एक दो पूछें, है ना, तब जाके कंफर्म होगा कि यही कमलेश भाई है। ठीक है। अब एक और क्रिया होती है आगे, क्या होता है? हाँ जी भावना बेटा। मतलब जब आप बता रहे हैं ना साक्षात्कार, मतलब जो जैसा है उसको वैसा देख लेते लेना। हैं, है ना। तो जब साक्षात्कार हो जाता है तब हम मतलब जो तुलन करते हैं वो न्याय धर्म सत्य से कर पाते हैं, ऐसा है? बिल्कुल। पर अभी और क्रियाएं बची हैं ना बेटा, 4 और बची हैं अभी तो। पर यहाँ अगर ये होने लग गया तो देखिए, एक हो गया कि पूरा समझ में आ गया, यहाँ समझ की शुरुआत हो गई। हाँ। थोड़ी बहुत समझ यहाँ भी रहती है, पर जैसे ही शुरू हुआ तो कम से कम न्याय को आप थोड़ा अच्छे से पकड़ने लग जाते हैं। हो सकता है धर्म इतना पकड़ में नहीं आए, है ना, न्याय की दृष्टि उदय होने शुरू आते हैं। इसका प्रमाण है, जैसे ही साक्षात्कार होता है आपका चेन बदल रहा है ना, जो मैंने उदाहरण दिया, तो आपका जीना बदलना शुरू होता है, वो यहाँ पे होता है। इससे पहले हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, वार्तालाप करेंगे, आर्ग्यूमेंट करेंगे, गोष्ठी में करेंगे, भाषण देंगे, भाषण सुनेंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे, लेकिन साक्षात्कार नहीं होगा। साक्षात्कार हुआ का मतलब है कि हमारा जीना बदलने लगा। छोटी छोटी बातों में तो अभी शुरू हो गया ना, अभी तो साक्षात्कार भी नहीं हुआ है। अभी आपको तर्क में ही अगर चीज़ें ठीक न लग जाती हैं तो भी बदलना शुरू होता है। जैसे कल मेगा बहन ने उदाहरण दिया था कि भी चीज़ें जो अननेसेसरी खरीदती रहती थी, खरीदना बंद हो गया। नरेंद्र भाई ने आज डिक्लेयर कर दिया आगे कभी सोना खरीदेंगे नहीं। भैया अपने लिए या पत्नी के लिए? है जी, अपने लिए। आप पहले आभूषण पहनते थे, खरीदते थे अपने लिए। अरे मैं पूछ रहा हूँ, मतलब जैसे मुझे कोई शौक नहीं है कभी भी, ऐसे पूछा, ठीक है। पर जैसे उन्होंने आज किया भी आभूषण नहीं लेंगे, इन्होंने कहा ऐप को ही मिटा देंगे। तो जैसे चीज़ें हमको तर्क में ही ठीक लगने लग जाती हैं तो हमारे जीने में परिवर्तन आता है। हम क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कितनी चीज़ों का सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं। तो अभी हम दुरुपयोग करते हैं, फिर धीरे धीरे हम सदुपयोग की तरफ बढ़ते हैं। सदुपयोग मतलब जिसका जो मूल्य है ना, उसका उपयोग करना। अननेसेसरी दिखावे के लिए भ्रमवश चीज़ों को इकट्ठा करना, वातावरण का शोषण करना, प्रकृति का शोषण करना, मानव का शोषण करना। मानव का शोषण मतलब अपनी सुविधा के लिए दूसरों को परेशान करना, वही शोषण है ना। तो साक्षात्कार की क्रिया होती है। फिर क्या होता है ये अभी मैं बता रहा हूँ। जैसे हम अध्ययन की समझने की ओर, एक बार पूरा समझ गए तो फिर अलग तरह से क्रिया होगी। अभी तो हम समझने की ओर बढ़ रहे हैं। 4.5 क्रिया से 10 क्रिया की ओर हमारी गति हो रही है। ये हो सकती है, होती है, अस्तित्व में नियम है ना। तो फिर कुछ कहना चाह रहे? हाँ जी। मेरा था कि जब साक्षात्कार में जाते हैं हम तो तुलन में कौन सी दृष्टि काम करती है? धर्म, न्याय वाली प्रधान होने आ जाती है। धर्म का थोड़ा सा भास होने लगता है, हल्का हल्का। धर्म सत्य का ऐसा नहीं है कि ये इसका बिल्कुल पता नहीं होता, इसका भी पता रहता है, लेकिन ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है। न्याय के ऊपर का लेवल धर्म, धर्म के ऊपर का लेवल सत्य है। बिल्कुल। साक्षात्कार से हम में न्याय प्रधान विधि से हम में जीना शुरू हो जाता है। कम से कम हम संबंधों में जीना शुरू करते हैं, व्यवस्था में नहीं भी जी पाए। साक्षात्कार का मतलब है सबसे पहले हमारे जो संबंध हैं वो मधुर होने लगेंगे। गिला शिकवा शिकायत समाप्त। हो सकता है अभी हम प्रकृति से हमारा शोषण होता रहे भाई, क्योंकि अभी हमें कार चलाने की आवश्यकता है और वो सब बहुत कुछ हम निर्भर हैं, लेकिन पहला स्टेप जो आता है अपने में 3 चीज़ें होती हैं बेटा,
साक्षात्कार का जो प्रमाण मिलता है, अपने में मान भय, पद भय और धन भय तो खत्म हो जाता है। क्या खत्म हो जाता है? ये काफ़ी कुछ हद तक प्राण भय बचा रहता है, पूरी तरह खत्म नहीं होता है ना। ये मैं जो बता रहा हूँ मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में जो श्री एक नागराज जी ने लिख के दिया है, उसका मैंने अध्ययन किया है, तर्कपूर्वक विचारा है और अपना अनुमान लगा रहा हूँ, है ना। हो सकता है इसमें कुछ गड़बड़ भी हो, क्योंकि यहाँ से आगे का, क्योंकि मुझे अभी बहुत सारा साक्षात्कार और आगे की क्रियाएं होना बाकी है, तो पहले मैं डिक्लेयर कर दूँ, आपको ऐसा ना लग जाए कि ये सब मुझ में हो गया है। जितना मैं दृढ़ता से बोल रहा हूँ आपको लग सकता है कि भैया आपको हो गया है क्या तो मैं पहले से बता दूँ कि मैंने जितना भी इसको अध्ययन किया है, तो पूरी सूचना जो मिली है, फिर मेरा अपना तर्कपूर्वक मैंने उसको जांचा है, उसके बाद मैंने जितना भी जिया है उसके आधार पर, इन तीनों के आधार पर, सूचना, तर्क और जीना, उसके आधार पर जो अनुमान बना है उसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हो सकता है इसमें कुछ गड़बड़ हुई तो अगली बार मैं बता दूंगा। देखो मुझे थोड़ा अच्छे से समझ में आ गया। कमलेश भाई, सर वो तीनों क्या चीज़ बताई? मान भय, पद भय और धन भय। भय डर, 4 भय बताए थे पहले दिन। नहीं वो बात ठीक है। हाँ। उसका पीछे भय लगाना या अहंकार भाव खत्म होना? नहीं, अहंकार तो और बाद में खत्म होगा। अभी भय हमने बताया था, दुख क्या होता है कि हमें ये भय होते हैं। मतलब मेरा मान नहीं होगा तो ये भय लगा रहता है, ये भाव। हाँ, ठीक है, वही ये डिटेल में डिस्कशन हुआ था भाई देव, दूसरे दिन जब दुख की बात हुई थी, है ना। आप सुन सकते हैं। हाँ, 4 भय होते हैं, प्राण भय, धन भय, मान भय, पद भय। प्राण मतलब मरने का डर, वो थोड़ा वो मतलब मैं सुना भी हूँगा, पर मेरे को ये क्या रूटीन में लगता है ना कि अहंकार भाव के लिए बोलते हैं, मान का, पद का। अहंकार अलग चीज होती है ना। भय अलग चीज है, अहंकार अलग चीज है, अभिमान अलग चीज है। हाँ बिल्कुल। तो अहंकार अलग चीज होता है, अभिमान अलग चीज होता है। इस दर्शन में क्या है, हर शब्द को अच्छे से क्या चीज है उसको स्पष्ट बताया है ना। नहीं तो हम अभिमान, अहंकार, ईगो सबको एक माने रहते हैं, एक मानते हैं ना, है ना। अभिमान चित्त में होता है, अहंकार अभी मैं बताऊंगा, नहीं तो अभी तो बताया ही नहीं है, तो अभी से कहाँ से बताऊं, है ना। हाँ, वो अपना अभिमान, वो अभिमान और स्वाभिमान एक ही बात है। हाँ जी। अब आदमी तो समझ रहा है चीज़ों को, है ना। मानव क्या कर रहा है, समझने निकल रहा है, पूरे अस्तित्व को समझ रहा है, एक एक चीज़ को समझ रहा है। अब उसको समझ में आ गया है, एक बात तो समझ में आ गई कि समझने के अलावा कुछ और करना क्या निरर्थक है। समझना तो आवश्यक है, बाकी तो जिंदा रहने के लिए करना ही है, शरीर स्वस्थ बना रहे, पर समझना आवश्यक है, ये उसको स्पष्ट हो गया है। तो समझते समझते उसको एक चीज़ समझ में आती है समझते समझते उसको एक चीज़ समझ में आती है कि अकेले में किसी भी इकाई का कोई मूल्य नहीं है। कितनी बढ़िया बात। क्या अकेले में किसी भी वस्तु का, किसी भी इकाई का कोई मूल्य नहीं है। जैसे इस पेन का क्या मूल्य है? लिखना। अगर बोर्ड नहीं होगा तो लिखा जाएगा क्या? लिखने वाला होगा तो नहीं होगा तो लिखा जाएगा क्या? अच्छा, किसके लिए लिखना है और कौन समझेगा? तो सारे जुड़ गए। अच्छा, ये कहाँ से आएगा? बहुत सारी चीज़ें इसमें लगी हैं। एक ही पेन से आप पूरे अस्तित्व का दर्शन कर सकते हो। कोई भी चीज़ से आप साक्षात्कार शुरू करेंगे, जब उसका मूल्य को पहचानेंगे तो वो सब जुड़ा हुआ। तो इसकी चिंता नहीं करें कि मैं पहले किस चीज़ का साक्षात्कार करूं, कहीं से जहां से आपका रुचि बन जाए, मन बन जाए, जो चीज़ समझ में आने लग जाए, जहाँ से समझ में आने लग जाए वहाँ से समझना शुरू कर दें। ये नहीं कि पहले जीवन समझूं, कि पहले अस्तित्व को समझूं, कि पहले विकास को समझूं, कि पहले जागृति को समझूं। जो समझ में आ जाए वहाँ से शुरू कर दें, क्योंकि सब जुड़ा ही हुआ है। एक को समझना शुरू करेंगे तो सारा समझना हमारी आवश्यकता बनेगी ही, क्योंकि सब कुछ अस्तित्व जुड़ा ही हुआ है, कुछ भी अलग अलग खंड खंड नहीं है, है ना जुगल किशोर भाई। हर चीज़ जुड़ी हुई है। फिर क्या होता है कि साक्षात्कार जब एक एक चीज़ का होता है तो कुछ समय के बाद में जब सब चीज़ों का साक्षात्कार होने लग जाता है, और क्या होता है, पूरी व्यवस्था जुड़ी हुई एक साथ दिखने लगती है, समझ में आ जाती है। ओहो, ये बात है, अस्तित्व में ये व्यवस्था है। एक एक चीज़ तो है, पर एक एक चीज़ भी आपस में जुड़ी हुई है ना। उस क्रिया का नाम है बोध। क्या नाम है उस क्रिया का?
बोध हो गया। बोध का मतलब है पूरी व्यवस्था हमको समझ में आ गई, साक्षात्कार करते करते। नहीं, अभी अनुभव बाकी है, इसीलिए तो एक एक शब्द है। अभी अनुभव बाकी है। अभी क्या हुआ है? बोध। फिर एक जिज्ञासा, तब एक जिज्ञासा बनती है। जब तक बोध नहीं होता है तब तक वो जिज्ञासा भी नहीं बनती है। क्या? जब तक बोध नहीं होता है तब तक वो जिज्ञासा भी नहीं बनती है, जो सत्य की बात थी, है ना। तो व्यवस्था का बोध तो हो गया, पर एक चीज़ रहती है कि भाई ये जो व्यवस्था का आधार है ये क्या है, ये सारी व्यवस्था चल कैसे रही है, बनी कैसे हुई है, इसका मूल आधार क्या है, ये क्वेश्चन बनता है। व्यवस्था तो समझ में आ गई, कौन चला रहा है, कोई चला भी रहा है या अपने आप चल रही है, और कैसे चल रही है, मतलब क्या है, वो जब आधार भी समझ में आ जाता है उस क्रिया का नाम है अनुभव। यहाँ पे जानना समझना पूरा हो जाता है। पर अगर बोध होता है तो बोध के साथ साथ एक और क्रिया होती है अनुभव से पहले, संकल्प। देखिए ये क्रियाएं चली रही हैं। अगर साक्षात्कार हुआ तो यहाँ पे कुछ बदलेगा ही, और यहाँ बदलेगा तो तुलन बदल ही रहा है तुरंत ही। जैसे मैंने अभी जैसे जैसे आपको सूचना दी तो आपकी प्लेट बदल गई, चेन बदलना है, फाइनली चेन ही बदलेगा, फाइनली हमारा कार्य व्यवहार बदलेगा, विचार बदलेगा, आचरण बदलेगा। तो कैसे बदलेगा? जैसे ही साक्षात्कार होना शुरू हुआ, यहाँ का दबाव अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा। बाहर से जो दबाव बनता है, किसी को देख के, किसी की गाड़ी देख के, किसी का घर देख के, किसी का पद देख के, वो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको तो चीज़ें दिखने लग गई ना, हर चीज़ की क्या उपयोगिता है। और जब बोध हो गया तो बोध की ये महिमा है, अब जीना बदलेगा ही, अब वो रुक नहीं सकता है। बोध की क्या महिमा है? यहाँ तक आप प्रयासपूर्वक बदल रहे हैं, धीरे धीरे धीरे, यहाँ पे पूरा बदल जाएगा, क्योंकि संकल्प हो जाएगा कि भाई जैसी व्यवस्था है मैं व्यवस्था के अनुसार जीऊँगा। कैसे जीऊँगा? स्वयं स्फूर्त विधि से, क्योंकि उस आदमी को पूरा समझ में आ गया है। जैसे एक उदाहरण मैं लेके बताऊं, भाई हम बच्चे को बोलते रहते हैं बेटा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, उसका पढ़ने में मन नहीं होता है। कहीं किसी वजह से उसके अंदर में ये दिख जाए कि नहीं मुझे पढ़ना है और आईएएस ऑफिसर बनना है। क्यों आईएएस ऑफिसर बनना है? कि बड़ी लाल गाड़ी में ढूंढता है, लोग सलाम मारते हैं, मुझे ऐसा सम्मान चाहिए। अब उसको अगर ये क्लियर हो जाए, उदाहरण है ये, है ना, लिमिटेड उसमें, अब वो क्या करेगा? अब पूछेगा कि यार आईएएस ऑफिसर कैसे बनते हैं? अरे बेटा इतने नंबर, इतना पढ़ना पड़ता है, 18 घंटे पढ़ूंगा। क्यों पढ़ूंगा? क्योंकि अब उसको चित्रण बन गया कि अब संकल्प ले लिया उसने, अब तो आईएएस ऑफिसर बन के, अब माँ बाप को बताने की ज़रूरत है क्या उसको कि नहीं बेटा पढ़? वो बोलेगा, माँ बाप बोले, बल्कि उल्टा बोलेंगे, बेटा क्या पढ़ता ही रहता है दिन भर, बेटी थोड़ा कभी खा भी लिया करो, दोस्तों के साथ घूमाओ, थोड़ा मन फ्रेश कर लो। नहीं नहीं मुझे पढ़ना है। तो ये क्या हो गया? लिमिटेड सेंस में उसने संकल्प ले लिया, क्योंकि उसको आईएएस ऑफिसर बनना दिख गया है। पर ये मैंने उदाहरण लिया है ना, उससे वो सुखी हो जाएगा ऐसा नहीं है, उससे वो, लेकिन कुछ ऐसी घटना घटती है कि जब उसको व्यक्ति को बोध हो जाता है तो किसी के कहने से वो सदुपयोग नहीं करता है कि देखो हमको पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, हमको वो भाषण वहीं लगता है जहाँ व्यक्ति नासमझ होते हैं। समझदार हो गए तो स्वयं स्फूर्त विधि से ही आचरण करता है, किसी के दबाव में नहीं करता है, किसी के कहने से नहीं करता है, और उस पर दूसरों का फर्क भी नहीं पड़ता है। फिर भाई दूसरे क्या कह रहे हैं उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको तो अपने अनुसार, तो बोध के अनुसार संकल्प होता है और वो जीना बना ही रहता है। संकल्प हो गया, जीना बना हुआ है। अब क्या होगा? तो मैंने कहा कि जब ऐसे जीते जीते उसको एक जिज्ञासा आती है कि इस व्यवस्था का क्या आधार है ना, क्या बेसिस है, कोई दुनिया चला रहा है नहीं चला रहा है, कैसे चल रही है मोहित भाई? अभी हम इसको तर्क में बताएंगे, लेकिन ये जिज्ञासा का मतलब है कि अब उसी को जानना है। जब उसको भी जान लेते हैं, वो भी हमको साफ साफ दिखाई दे जाता है, समझ में आ जाता है, उस क्रिया का ही नाम है अनुभव। और जब हम में अनुभव होता है तो उसका हमको प्रमाण मिलता है। क्या प्रमाण मिलता है? सुख की निरंतरता, तृप्ति हो जाती है पूरी, जानना मानना पूरा हो जाता है। हम में
तृप्ति हो जाती है। ये 10 क्रियाएं होती हैं इसमें। कहाँ होती हैं ये? जीवन में। अब क्या होगा, तो इसको और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर ये क्रियाएं जब तक नहीं चल रही होती है तो इनमें कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है। किनमें? चित्त में भी, ये चित्रण में, तुलन विश्लेषण में, चयन में। अब ये सारे सवाल यहाँ कुछ रखे हुए हैं, मैं ज़रा इनको अब कर देता हूँ, है ना। कहाँ है हेमेंद्र भाई? आत्मा है ना, आपने पूछा था आत्मा कहाँ है। तो अब ये क्रियाएं जीवन में जहाँ जहाँ होती हैं हम उनका नाम लिख देते हैं। जीवन जैसे शरीर है तो खाना कहाँ पचता है? आँख में कि पेट में? तो जो क्रिया होती है, अब क्रिया होती है किसी अंग में ही होती है, तो जीवन में भी कुछ अंग होते हैं, उनके नाम हैं। तो जहाँ पे ये क्रिया होती है आस्वादन और चयन की, उसको क्या नाम बोलते हैं? पुराने अंग। ये तो दोनों क्रियाओं का नाम आशा है, लेकिन जहाँ क्रिया होती है उसका नाम है मन। ठीक है ना? पुराने लोगों से ही पूछ रहा हूँ क्योंकि उनको तो पता ही होगा। जी दीदी। हाँ जी, माइक दें दीदी को, माइक। जैसे आपने ये 10 क्रियाएं बताई हैं, तो जैसे तो कोई भी जैसे विचार आया हमारे मन में और इसमें हमने तुलन किया, तो सभी विचारों के प्रति हमारी, या चीज़ों के प्रति, या वस्तु किसी भी चीज़ के प्रति हम अनुभव तक नहीं पहुंच पाते, है ना। लेकिन कुछ चीज़ों के प्रति हम पहुंच सकते हैं। मेरा ये था, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ अपने क्वेश्चन को ही दिमाग में। जी दीदी, आप जो कह रही हैं, मैं ये कह रहा था कुछ चीज़ों का साक्षात्कार हो सकता है। हाँ। अनुभव तो पूरा ही है। हाँ। अनुभव उस चीज़ को कह रहे हैं, जब बोध भी पूरे का हो गया तो बोध से बड़ी क्रिया अनुभव जैसे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे पानी है, पानी का हमें सदुपयोग करना चाहिए। हाँ, तो इसका हमको साक्षात्कार हुआ। हाँ। अगर इतना हुआ है, हाँ। तो अगर पानी का मूल्य हमको समझ में आ गया अच्छे से, तो हम कहेंगे ये पानी का साक्षात्कार हुआ, अनुभव नहीं हुआ। हाँ। तो वही पूछ करें कि कुछ चीज़ें, कुछ जैसे वस्तुओं का और चीज़ों का, जैसे शुरू किसी के मन में शुरू से ही होता ही नहीं, हमें पानी बहुत कम है और जितना है उसके हिसाब से हमें यूज करना चाहिए, हमें उसके मूल्य को पहचानते हैं। जी जी जी। हाँ, तो अगर किसी भी चीज़ का हमको मूल्य समझ में आता है तो हम उसका मूल्य के आधार पे सदुपयोग करते हैं। तो इसी के आधार पे हम ये भी निश्चित कर सकते हैं कि इंसान के अंदर बहुत सारी चीज़ों को लेके गुण और अवगुण, या फिर क्या कहते हैं कि समझ होती है। कुछ चीज़ों के प्रति किसी में समझ होती है, कुछ चीज़ों के प्रति किसी में समझ होती है। हाँ, तो वही हाँ, ऐसा कह सकते हैं। हाँ। पर अगर वो बहुत निश्चितता है और स्पष्टता है तो ही साक्षात्कार है। हाँ। और उसका प्रमाण होगा कि उन चीज़ों का वो सदुपयोग कर रहा है ना। जी बिल्कुल। पर अनुभव जिसको कह रहे हैं वो एक थोड़ी सी बड़ी चीज़ है। अनुभव पूर्णता के अर्थ में ही है, पूरा समझ में आ गया। कपिल भाई, पहले मैं ये नामकरण कर दूं, 1 ही मिनट का काम है, फिर सवाल तो अभी तो बाकी ही हैं, सवाल तो लेंगे ही। तो जहाँ ये क्रिया होती है उसी का नाम, नहीं तो हेमेंद्र भाई को मैंने अभी जो बताया है ना, उसको कहते हैं मन। और जहाँ पर ये तुलन और विश्लेषण की क्रिया होती है, वृत्ति। जहाँ पर साक्षात्कार चित्रण की क्रिया होती है, चित्त। जहाँ पर बोध और संकल्प की क्रिया होती है, बुद्धि। और जहाँ पर अनुभव होता है, आत्मा। मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा का संयुक्त स्वरूप जीवन है हेमेंद्र भाई। इसलिए मैं बहुत दिन से आत्मा आत्मा नहीं कह रहा था, इसलिए जीवन जीवन कह रहा था, क्योंकि केवल आत्मा ही नहीं है हम मन भी हैं, वृत्ति भी हैं, चित्त भी हैं, बुद्धि भी है, आत्मा भी है। अब क्लियर है? लगा दो टिक मार्क। तो आत्मा भी हो गया, मस्तिष्क भी हो गया, मृत्यु भी हो गया, जन्म भी हो गया, ये भी हो गया, ये बचे हैं, बाकी तो बचा ही हुआ है ना। ठीक है, अब धीरे धीरे टिक मार्क लगाते जाएंगे जो जो सवाल आए हैं। हाँ जी, अब बताइए।
सर इसको क्लियर कर दीजिए और मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, इन आत्मा, हाँ इन चीज़ों को तो जी जैसे एक ही मिनट, कपिल भाई आता हूँ मैं आपके पास, दीदी का ले लूँ अपना अपना, जिनको अभी टॉपिक चालू है आराम से ध्यान से देखें, जो भी प्रश्न है, सवाल है, जिज्ञासा है, उसको हम एड्रेस करेंगे। तो दीदी जैसे हम कहें कि मैं शरीर हूँ, एक तरह से मैं अभी अपने आप को शरीर मानता हूँ, तो शरीर में कौन कौन से अंग हैं? मस्तिष्क है जहाँ पर सूचना का आदान प्रदान, दिल है तो दिल में क्या काम होता है? धड़कने का, है ना। खाना कहाँ हजम होता है? पेट में होता है। लीवर में क्या काम होता है? जूसेस निकलते हैं। पैर से चलने का काम होता है। फेफड़े से ऑक्सीजन लेने का काम होता है। तो हर काम अलग है, हर अंग अलग है। इसी तरह जीवन जो वो छोटा सा मैंने बताया था, उसके अंदर में भी कुछ अंग होते हैं, उस छोटे के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। उसको अगर अध्ययन बिंदु में और अच्छे से बताते हैं, और थोड़ा सा मैं प्रकृति में बताऊंगा, वो एक छोटा होता है, लेकिन उसमें भी जिस भाग में ये आस्वादन और चैन की क्रिया होती है उसको मन कह रहे हैं। जैसे शरीर में है ना, खाना पचना कहीं और होता है, बोलने का काम कहीं होता है, सुनने का काम होता है, उसी तरह सर ये कह रहे हैं विरोधाभास लगता है ऐसा। कैसे? भाई मैं आपका, मैं अपने मतलब बच्चों का, या मैं किसी, मैं टीचर हूँ या मैं अपने बच्चों का मतलब फादर हूँ, बच्चों को सिखाता हूँ, तो मैं जिससे सीखा हूँ वही मैं सिखाऊंगा। मैं ऐसा थोड़ा सीखा मैं ध्यान समाधि से तो सीखा, मैं तो नेशनल हाईवे से गया, तू इस रास्ते से चले जाना, ये रास्ता वही है, पर वो थोड़ा आसान है। इसका अगर देखिए ऐसा होता है कमलेश भाई, जैसे आप कहें, आप कहाँ रहते हैं? भीलवाड़ा में। आप मुझे बताएं कि भाई मैं अपने विधि से आपके घर पहुंचना चाहूं बिना किसी को पूछे, है ना जी, तो मैं क्या तरीका इस्तेमाल करूंगा? किस अभी आपसे बिना पूछे मुझे आपके घर आना है यहाँ से, है ना। मुझे लगा कि यार कमलेश भाई के चलो घर चले जाते हैं, कमलेश भाई चाय बहुत बढ़िया बनाते हैं, चलो पी लेते हैं, थोड़ा चर्चा भी हो जाए समाधि संयम के बारे में। वेलकम। अब मैं यहाँ से कैसे आपके घर जाऊँगा बिना किसी को पूछे? ना पूछना तो पड़ेगा ना सर, और जीपीएस वो भी एड्रेस होगा तब ना, एड्रेस होगा तब। परंतु फिर भी अनुसंधान उसी का मतलब होता है। अनुसंधान का मतलब होता है किसी ना किसी ट्रायल एरर करते हुए वो पहुंचते हैं। तो मैं किसी को पूछ के जाऊंगा, पूछना तो पड़ेगा ही, पूछना तो पड़ेगा, पर वो क्या, किसी को पूछूंगा, किसी को ढूंढूंगा, कोई बताएगा इधर है, कोई बताएगा उधर है। अच्छा पूरा बताओ यार कमलेश नाम का आदमी कैसा है। हो सकता है 1-2 दिन में ढूंढते ढूंढते पहुंच जाऊं, लेकिन अब मैं पहुंच गया और लौटते दफे कमलेश भाई ने बोला यार आप क्यों इतना आए, ये तो बहुत सिंपल रास्ता है, इधर से राइट जाते लेफ्ट जाते, है ना, और ये हो गया। अब मुझसे कुलदीप भाई पूछते हैं कि मुझे भी कमलेश भाई के पास जाना है, तो मैं वो वाला रास्ता बताऊं जिससे मैं गया था, या जो अब मैं वहाँ आके और लौट के आया उसको बताऊंगा? आपको जवाब मिल जाएगा। अब मैं इसका जवाब देता हूँ सर, मैं इसका जवाब देता हूँ जी। आप जिस रास्ते से गए और आपने दूसरा रास्ता बताया किसने? कमलेश ने बताया शॉर्टकट, और आपने उस रास्ते का तो अनुभव नहीं किया, तो प्रामाणिकता तो नहीं हुई ना। अब देखिए आप वाद विवाद में जा रहे हैं, इसको जांच लीजिए, बच्चों को भी समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। जितनी भी इन्वेंशंस हुई हैं उसके बाद में उनमें सुधार होता ही है। न्यूटन ने, राइट ब्रदर्स का मैंने नाम लिया, उन्होंने सिद्धांत खोज दिया, उसके बाद वालों ने अच्छा रास्ता होता है। तो आप इसको जांचिए, ये मानव परंपरा की महिमा है भैया, है ना। हाँ जी, और कोई मुद्दा? हाँ जी, जुगल किशोर भाई। आपके कहने का मतलब यही है कि जो ये मन, आत्मा, वृत्ति, चित्त वगैरह ये सब पुंजाकार में रहते हैं। बिल्कुल। शरीर में कोई नहीं रहता है। नहीं, शरीर में ही पुंजाकार में रहता है। पुंजाकार तो यूँ शरीर के आसपास आकार में, शरीर के अंदर चारों तरफ घूम रहा है, अंदर बाहर सब तरफ घूम रहा है, अंदर भी घूम रहा है। बिल्कुल। और ज़्यादातर ये लोग बाग जीवन को आत्मा को ही जीवन समझ रहे हैं। अभी हमने बताया कि भाई आत्मा भी है, लेकिन मन भी है, वृत्ति भी है, चित्त भी है, ये सब है। देखिए परंपरा में मन को भी बोला गया है, अरे इनके सबके सहयोग से डिसीजन वगैरह होता है। चित्त को भी, हाँ, इनके संयुक्त रूप से डिसीजन होता है। अब हो गया, ठीक है ना, बढ़िया। हाँ जी, और कोई मुद्दा? नहीं तो आगे भैया बढ़ो। इधर चंदा, हाँ जी, पहले कौन?
इधर इधर अच्छा दीदी देखिए हमारे पास सिलेबस निश्चित है और समय पर्याप्त है। बताइए। मैं ये पूछ रही हूँ कि बिना शरीर के जो जीवन होते हैं वो भी पुंजाकारी होते हाँ, हैं? वो भी पुंजाकार में रहते हैं। बिल्कुल। हाँ जी विनीता दीदी। आत्मा और जीवन ये मेरे को थोड़ा स्पष्ट करना पड़े, दिमाग समझ में नहीं आ हाँ वो रहा तो था। अध्ययन बिंदु। भाई देखो देखो ऐसा ही है ना, जैसे हाई स्कूल में कोई चीज़ आ जाए कि मुझको ये सीखना है कि पावर प्लांट कैसे बनता है, वहाँ पे बिजली का तो बताते हैं, तो टीचर क्या बोलेगा, बेटा कॉलेज जो जाओ ना इंजीनियरिंग में जाओ, वहाँ पे सिद्धांत बता दिया कि देखो बिजली बनती है, तो बता ही देते हैं ना कि मैग्नेटिक के बीच में ये घुमाओ तो बन जाता है, पर पावर प्लांट कैसे बनता है वो तो इंजीनियरिंग में जाके ही पता चलेगा। तो उसके लिए है इंतजाम। आप कहो तो आप दोनों के लिए एक्स्ट्रा क्लास सैटरडे को कर देंगे, आधे घंटा 1 घंटा तो लगा दोगे ना। कब जा रहे हो आप? ट्रेन से? एंड में एंड में तो ठीक है, आप दोनों को लगे जिनको समझना हो 1 घंटे की क्लास एक्स्ट्रा लगा देंगे, जिनको जीवन ज़्यादा ही लग रहा है अध्ययन बिंदु जब होगा होता रहेगा, ठीक है। नहीं फिर अच्छे से करेंगे सुनील भाई, चाय पे नहीं थोड़ा अच्छे से करेंगे, चित्र बना के ही करेंगे ना बोर्ड के साथ, तभी वो क्लियर होगा। तो जिनको भी ऐसा है कि भाई हाँ हमको सुनना है वो रुक जाएं। ये कब होगा पूरा? फ्राइडे को दोपहर तक पूरा करेंगे, है ना। फ्राइडे के आफ्टरनून में चाय भोजन के बाद में 1-2 घंटे बैठ जाएंगे। जिनको लगता है कि नहीं हमको तो कहीं पर अगर हम जीवन में भी अटके हुए हैं तो उसमें भी हम आपसे सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका स्वागत दीदी। हाँ जी हाँ वो तो हम हमेशा उपलब्ध हैं, हमारे पास और कोई धंधा ही नहीं है। है जी हाँ नहीं आवाज़ नहीं है भैया, माइक लेके बोले। हाँ शोध भी इसी चीज़ का, बिल्कुल बिल्कुल। भैया ये आत्मा क्या है? चंदा 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 बेटा, चंदा ना, हाँ चंदा बेटा बोल रहे कि आत्मा क्या है। बेटा आप ही आत्मा हो। ये जो जीवन में आपने बताया कि 10 क्रिया होती है, हाँ तो 4.5 क्रिया होती है, 10 क्रिया होती है? जब तक हम समझते नहीं है तब तक 4.5 होती हैं, समझ जाते हैं तो 10 क्रिया होने लगती हैं। ठीक है बिल्कुल। नहीं भैया अभी 10 नहीं हो रही। थोड़ी सी बढ़ी है पर अभी कह नहीं सकते है ना, पर हाँ बढ़ गई है इतना तो पता है। भाई ये तो है तभी स्पष्टता है। हाँ नहीं आगे बढ़े अब भैया। तो हाँ जी मैं केशव भाई या पहले प्रतीक भाई। केशव भाई तब तक माइक का इंतजाम कर लें, अरे कोई माइक पहुंचाए वहाँ तक। हाँ जी प्रतीक भाई। भैया मतलब मैं जो समझ पाया, एक बार जस्ट कंफर्मेशन चाहिए था कि जब हमारा जैसे 4.5 क्रिया में हम अभी जी रहे हैं, हाँ और आस्वादन में भी हमने 3 पढ़ा, रुचि मूलक, मूल्य मूलक और लक्ष्य मूलक। तो मैं ऐसा समझा कि जब हमारा आस्वादन मूल्य और लक्ष्य पर चला जाता है और उससे हमारा तुलन न्याय धर्म सत्य से होता है, तो हम 4.5 क्रिया से ऊपर उठ के फिर साक्षात्कार की तरफ बढ़ते हैं ना। बिल्कुल बहुत बढ़िया समझा। अगर रुचि मूलक और उसमें रहेंगे तो हम नीचे 4.5 में ही रहेंगे। तो अभ्यास जो होता है वो उसी का होता है। तो क्या नहीं करने का अभ्यास नहीं होता है, करने का अभ्यास होता है। तो हम मूल्य मूलक का आस्वादन होने लगता है जब हम न्यायपूर्वक संबंधों में जीने लगते हैं। तो अभ्यास संबंधों में जीने का होता है और आस्वादन मूल्य मूलक होने लगता है, और धीरे धीरे फिर साक्षात्कार होने लगता है। जैसे लक्ष्य के अंदर बात करें तो फिर हम व्यवस्था को समझते हैं, फिर व्यवस्था को फिर समाधान, समृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य जो हम बात करेंगे समाज व्यवस्था का, जब उस लेवल पे जीने लगते हैं तो थोड़ा और 4.5 से ऊपर 4.5 से ऊपर उठने लगते हैं। बढ़िया। हाँ जी और कौन हाथ? हाँ जी हेलो केशव राव भाई, किशन राव भाई। मैं जानना चाहता हूँ कि सर दिमाग 2 तरह के होते हैं क्या? दिमाग मस्तिष्क 2 मतलब किस तरह के? जैसे कि एक तो मैं जैसे कुछ भी काम कर रहा हूँ तो मेरे को पता है कि वो काम क्या है, फिर भी भूल जाता हूँ। नहीं तो वो दिमाग का चक्कर नहीं है। फिर सर वो तो सब जीवन में ही होता है। दिमाग तो केवल एक ही तरह का होता है, मस्तिष्क मतलब वो तो आपकी मान्यता बदल जाती है, दिमाग तो वैसे ही काम करता है। आज एक आदमी नॉन वेजिटेरियन होता है ना, उसका मस्तिष्क वैसे ही रहता है। उसकी मान्यता अगर बदल जाए कि नॉन वेजिटेरियन ठीक नहीं है और वेजिटेरियन बन जाए तो मस्तिष्क वैसा ही रहा, मान्यता कहाँ बदल गई? जीवन में।
जब तक वो कंफ्यूज्ड है, जो मैंने बताया कि जब तक समझ नहीं है तो ये सारा कंफ्यूजन इसमें ही रहता है। उसकी इच्छाओं में कोई तालमेल नहीं होता है, विचारों में, उसी को कंफ्यूजन बोलते हैं। और सर ये क्रिया कहाँ होती है कि जैसे मैं कुछ भी सोच रहा हूँ, मेरे को ऐसा लगता है ये ऐसा तो पहले मेरे साथ घटित हो चुका है। हाँ, तो वो यहीं पे ही होता है। चित्रण में कुछ पुराना मेमोरी बैठा होता है और वो सामने दिखाई दिया कहीं तो लगा कि अरे ऐसा तो हुआ है। नहीं, जो सोच रहा हूँ वो एकदम सटीक होता है। जैसे मैं इंग्लिश की क्लास ले रहा हूँ, हाँ। और सर कुछ ऐसी बात बता रहे हैं जिसको मैं पहले ही सोच चुका हूँ, ये बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऐसा क्यों होता है सर? ऐसा इसलिए होता है कि आपने कोई नियम को सोच लिया है, कहीं पे पढ़ लिया है या सोच लिया है, तो सोच ही सकते हैं आप। तो उन्होंने बताया वो ठीक सोच लिया है। एक मिनट, उनकी बात पूरी हो जाए, है ना? भाई आपने पहले सोच लिया, इससे क्या मतलब? सोच सकते हो आप, कहीं और से पढ़ सकते हो। वो तो सर मेरे लिए एकदम नई चीज़ है ना। जैसे मैं जीवन विद्या ले रहा हूँ तो ये तो मेरे लिए बिल्कुल नई चीज़ है। हाँ। पर ऐसे कभी कभी विचार आ जाते कि सर ये चीज़ पहले मैं कर चुका हूँ। तो एक कोई आपके साथ जो हुआ है एग्जैक्टली बताओ, थोड़ा समझ में आया। और सर ऐसा नहीं, इंग्लिश क्लास में हुआ था कि तो सर बताओ ना क्या चीज़ है, हमको समझ में आएगा ना भाई, तभी तो। नहीं तो थोड़ा क्या है, वेग बना रहेगा। सर वो घटना तो पूरी याद नहीं है, पर मेरा एक ऐसा विचार आया था कि मैं जैसे मेरे ऐसे ही समझा था कि सर मेरी बढ़ाई कर चुके हैं पहले। हाँ जी, सर मतलब मेरी बढ़ाई कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। हाँ, ये मेरे पहले ही दिमाग में आ चुका है कि सर मेरी इसे बढ़ाई कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। उस चीज़ को मैं रियल में देख रहा हूँ। हाँ, तो वो क्या हो जाता है, एक्सपेक्टेशन बनता है कि जैसे हमको लगता है कि अब मैं अच्छी बात बोलने वाला हूँ, ये लोग ताली बजाएंगे, और वो बजा देते हैं। वही तो सर। हाँ, तो वो एक्सपेक्टेशन होते हैं ना, आस्वादन की अपेक्षा। और कई बार ऐसे भी लगता है कि अब पापा गुस्सा होने वाले, मारने वाला है, और मार देते हैं थोड़ी देर में। एक और घटना घटती है जिसको डेजा वू बोलते हैं अंग्रेजी में, कि हम कहीं जगह पर जा रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए चित्तौड़गढ़ है ना, और आपको लगता है ये चित्तौड़गढ़ तो बड़ा पहली बार गए, लेकिन लगता है वो किले में मैं तो शायद यहाँ पे आ चुका हूँ। हो सकता है वहाँ आपने सती कर दी हो, पुराने जन्म में कोई रानी वानी रही हो, और अच्छा हो भी सकता है। हो भी सकता है, जीवन तो है ना। बिल्कुल सर। तो डेजा वू जैसा कभी कभी हो जाता है। हाँ जी, तो इनका क्या रोल रहता है सब, मन आत्मा चित्त? एक मिनट भैया, अभी आवाज नहीं है। आप टाइम बता रहे हैं नहीं क्या? नहीं, कुछ और बोल रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हाँ वो कुछ पर वो जीवन, देखिए जीवन है ना, जीवन निरंतर है। कोई ना कोई चित्त में, देखिए इसकी जो मेमोरी की, ये टेराबाइट नहीं है, ये बिलियन टेराबाइट, इसकी कैपेसिटी अनलिमिटेड है। सूक्ष्म में कुछ ना कुछ बना रहता है, और दुनिया तो वही है ना, है ना। जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ, सुबह सुबह ट्रेन से आदित्य भाई जब मैं यहाँ पहुँचा तो मुझे लेके आए, और मुझे लगा यार यहाँ से तो मैं गुजरा लगता हूँ क्या, इधर से तो लगता है मैं यहाँ से निकला हूँ किसी दिन। फिर मैंने पूछा, अच्छा ये बताओ, मैंने उनको ही पूछा आदित्य भाई कि यहाँ पे बस स्टैंड कहाँ है। अब मैं बताऊँगा मैंने क्यों पूछा था, क्योंकि मुझे ये जगह जानी पहचानी सी लगी। तो बोले कोई बात नहीं, ये सामने, उन्होंने बिल्कुल गेट से बताया, ये सामने बस स्टैंड है। आज से 22 चल रहा है ना, 12, 8 और 12, 20, 14 साल पहले मैं इधर से अहमदाबाद में जब रहता था, गाड़ी से दिल्ली गया था। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते रात हो गई, तो यहीं पे कोई होटल है, उसमें रात बिताने के लिए रुक गए थे। और थोड़ा सुबह जैसे उठते हैं तो मैंने कहा ये पहले सड़क तो ये सिंगल थी, डबल लेन नहीं थी। बोले हाँ, ये तो कुछ 5-7 साल पहले ही बनी है। तो ऐसा हो जाता है। उधर गए थे वो मेरी, अब ये पूरा बदल चुका है, लेकिन हल्का कुछ ना कुछ तो आसपास है। तो हम कहीं से गुजरे होते हैं, ऐसे हमारे में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, और कई बार एक संयोग बनता है कि उस तरह की घटना घट जाती है। ठीक है, एक छोटा सा सवाल था कि, हाँ जी बताइए केशवराव भाई। जी सर। जुगल किशोर भाई, 1 मिनट उनकी बात पूरी हो जाए। सर ये मन, हृदय, दिल, ये सब अलग अलग चीज़ होते या एक ही है? हाँ, तो हृदय और दिल तो यहाँ है भैया। बिल्कुल सर। सबका यही होगा। देखिए लेफ्ट साइड जो बायोलॉजिकल चीज़ है, शरीर का भाग है, हृदय भी उसी को बोलते हैं, दिल भी उसको बोलते हैं। दिल, जिगर और जान अलग चीज़ है, वो गाने में आता है ना। ये तो कंफ्यूज कर रहा है सर। दिल और हृदय एक ही हो गया, ठीक हो गया। और जिगर जिगर लीवर को बोलते हैं,
और जान जो है वो सांस लेते हैं ना, इसको जान बोलते हैं। सांस को जान बोलते हैं, दम जान। जिगर इसको बोलते हैं है जी, क्या बोल, आपकी मान्यता क्या, आपकी क्या मान्यता थी? तो दिल जिगर जान पता चल गया। अब क्या बोल रहे हो? जीवन। और जीवन जो है वो एक बहुत छोटी चीज जो पूरा ये सब समझती है ना, ये पूरे शरीर में घूमती रहती है, वो जीवन है। तो वो दिल और जिगर और हृदय से अलग चीज है। तो दिल और हृदय एक हुआ, लीवर ये हुआ, सांस जो चलता है उसको जान बोलते हैं, और जो शरीर में घूमता रहता है उसको जीवन बोलते हैं। ठीक है सर, इसका सारों का कनेक्शन मस्तिष्क में होता है? नहीं, सारों का नहीं, मस्तिष्क से दिल और जिगर और ये सब चलता है, सांस वगैरह, ये मस्तिष्क शरीर को चलाने का काम, और जीवन मस्तिष्क के द्वारा फिर शरीर को चलाता है, जो दोनों की क्रिया होती है। ये फर्क है। ओके सर, बहुत बढ़िया, जांचते रहिए। हाँ जी, अब जुगल किशोर भाई, इनका क्या रोल है साहब? मन, चित्त, वृत्ति, बुद्धि, यही तो रोल है। मैं ये तो सब मिलके उसको आदेश देते हैं जीवन को। नहीं, ये जीवन यही जीवन है, यही जीवन है, यही जीवन है। तो ये तो गलत decision। अच्छा, अभी मैं क्या कहता हूँ कि इस पे बाकी के सवाल जवाब कल सुबह करेंगे। आज थोड़ा जीवन को अपने में देखो तो सही। अभी आज पता चला है कि मेरे मन में क्या हो रहा है, मेरी वृत्ति में क्या हो रहा है, मेरे चित्त में क्या हो रहा है ना। अब यहाँ पे थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, परंतु जैसे कल समराइज करते हैं ना, आपको बताना भी है जीवन की क्रियाएं, जीवन में क्या क्या होता है, कौन सी क्रिया, मैंने इतनी सारी बताई हैं। आस्वादन कितने तरह का होता है, चयन कैसे होता है, तुलन, विश्लेषण। अब नमन बेटा तो कोई अकेला अपना उदाहरण लेके आएंगे, है ना। मैंने तो पार्टी का उदाहरण लिया है ना, और भी कई उदाहरण लिए, गाड़ी का लिया, बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। आप जो भी अपने लाइफ में करते हैं वो उदाहरण हो सकता है, क्योंकि ये तो सतत चलती रहती है ना। जो भी आप काम करते हैं उसमें ये जीवन क्रिया के द्वारा जीवन में ही निर्णय होता है, और वो शरीर के द्वारा एग्जीक्यूट होता है। शरीर के द्वारा केवल एग्जीक्यूट होता है। निर्णय कहाँ होता है? जीवन में होता है, मस्तिष्क से कम्युनिकेट होता है। एग्जीक्यूट तो डिसीजन मेकर ये है, एग्जीक्यूटर ब्रेन है, इम्प्लीमेंटर बॉडी है ना। कम्युनिकेट यहाँ से होता है, एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन बॉडी से होता है। ठीक है, इसको आप सोचिएगा। हाँ जी, मुस्कान बेटा। भैया मेरा क्वेश्चन तो ऑलरेडी बहुत सोचा हुआ है, तो एक बार पूछ लूँ क्या? पूछ लीजिए। हाँ जी, जीवन है, जीवन ही निर्णय लेता है, जीवन ही साधक है, ओनर है ना, और बॉडी साधन है। और इसमें भी जो ओनर है, अभी चित्त, वृत्ति और मन मिलके ले रहे हैं। फाइनली मन ही मस्तिष्क के साथ होता है, चयन होता है ना, मन में ही चयन होता है। हाँ जी, आशा बेटा पहले। हाँ बताओ आशा बेटा। सर एक सवाल है मेरा कि जब हम सो जाते हैं तो हमें सपने आते हैं, तो सपना सच हो जाता है, मेरा हुआ है, तो मैं आपसे पूछना था क्यों होता है ये ऐसा? हाँ, कौन सा सपना सच हो गया? अब सर वो तो बहुत सारे हुए हैं मेरे, इसलिए मैं तो समझ में नहीं आ रहा है। तो अगली बार ऐसा सपना देखना। क्या क्या पाना चाहती हो लाइफ में, बताओ? मैं IPS बनना चाहती हूँ। IPS? तो ऐसा सपना देख लो, वो सच हो जाएगा। नहीं सर, अब बताइए तुझे। देखिए, सपना में क्या आता है, पहले इसको तय करना है। सपने दो तरीके के होते हैं, है ना। सपने आता कहाँ है? चित्त में, चित्रणी सपना है, हो गया। तो चित्त में योजना भी बनती है, और चित्त में ख्याली पुलाव भी बनता है। ख्याली पुलाव मतलब कुछ भी सोचता रहता है ना उल्टा सीधा, कि मैं उड़ जाऊं, तो किसी को उड़ने का सपना आ जाता है ना। पंछी बनूं, क्या है मस्त। हाँ। तो बेटा, जो कई बार हम जो एग्जीक्यूट प्लान बना चुके होते हैं लाइफ में, एग्जीक्यूट करना चाह रहे होते हैं, उसका सपना होता है वो ऑलरेडी हमने इम्प्लीमेंट लाइन में डाल चुके होते हैं। ठीक है, समझ आ रही है ना बात? आपने पढ़ना पहले शुरू कर दिया, मान लीजिए आपने उदाहरण लिया कि मुझे कल गुपचुप खाना है, ऐसा सोचा। एक छोटी सी बात लेते हैं ना उदाहरण, आपने किसी सहेली को बोल दिया यार कल गुपचुप खाएंगे, और भूल गए, बाकी काम में ध्यान लगा रहा, लेकिन वो रात को सपने में आ गया, और अगले दिन सहेली ने बोला चलो गुपचुप खाते हैं, तो हो गया रियल। क्योंकि चित्रण में वही आता है जो आपके अंदर में चल रहा होता है, जो आप दिन भर बात कर रहे होते हैं। ठीक है,
मुस्कान बेटा आप बताओ। एक तो ये कि वो फिर ये लेक ऑफ माइंडफुलनेस क्या होता है? लैक ऑफ माइंडफुलनेस मतलब हम जो काम कर रहे हैं उस, जैसे फॉर एग्जांपल कल कोई एक चीज़ कंटिन्यूअसली चल ही रही है दिमाग क्या मुझ में कि ये ऐसे करना है, ऐसे करूँगी, उसकी प्लानिंग चल ही रही है, कुछ ना कुछ उसके बारे में, ऐसे नहीं करूँगी तो ऐसे कर लूँगी, यहाँ जाऊँ या नहीं जाऊँ, कैसे, वो सब चल ही रहा था दिमाग में। उसके साथ में बाकी सारी चीज़ें भी हो ही रही थी, तो फिर वो मतलब साथ में दो क्रियाएं चलती है क्या? तो इसको आप सोचना, लैक ऑफ माइंडफुलनेस क्या चीज़ है। अगर क्रियाएं हो ही रही हैं तो देखिए, हमारा जो ट्रेनिंग होता है, जब तक हम प्रयोजन के बारे में नहीं सोचते हैं, केवल वैसा करते हैं जो हम लोगों से बाहर से कॉपी पेस्ट करते रहते हैं ज़्यादातर, तो उसका हमको कोई डायरेक्टली प्रयोजन नहीं पता होता है कैसे करना होता है। तो ज़्यादातर हम ढर्रे से चल रहे होते हैं और उसका एक ऑटोमेटिक पैटर्न बन जाता है। जैसे मैं भी बताता हूँ, आप क्या चलाते हो? स्कूटी या साइकिल हैं? माइक लें। अब आपको क्या लगता है, 1-2 साल हो गए चलाते हुए, अब आपको कुछ ध्यान रहता है कि स्कूटी कैसे चलती है? नहीं, वो तो चलती रहती है, पर जब सीखी होगी तब तो रखा होगा। हाँ। तो हमारे उसमें चित्त में ये वृत्ति तुलन में ऐसा होता है कि कुछ ऑटोमेटिक हम उसको जब निर्णय ले लेते हैं तो वो ऑटोमेटिक करते रहते हैं, तो हमको पता भी नहीं होता है हम क्या कर रहे होते हैं, और हमारा ध्यान जो हम जिसको बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं उस पर लगा रहता है। वेकफुलनेस का मतलब है कि जो भी कर रहे हैं उसको भी, जो स्कूटी भी चल रही है ना, उस पर भी ध्यान दें। और एक्सीडेंट कई बार ऐसा इसीलिए होता है कि स्कूटी अपने आप चल रही है और आप कहीं और ध्यान दे रहे हैं, जो उन्होंने बताया गाय आ गई, हाँ, क्योंकि आपने तो ध्यान कहीं और चला गया। तो ये ध्यान हम कहाँ देते हैं? ये मन वृत्ति चित्त मिलकर ही ध्यान देते हैं। किस पे ध्यान दे रहे हैं ये हमको ट्रेन करना पड़ता है अपने आप को। और एक और जो जितना भी डेटा स्टोर होता है वो सारा ब्रेन में होता है या चित्त में होता है? क्या चीज़? चित्त में। डेटा कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है चित्त में होता है, तो ब्रेन फिर ब्रेन तो केवल उसको टेम्परेरीली, जैसे रैम और रोम होता है ना, कुछ रीड ओनली मेमोरी, चित्त उस पर प्रोजेक्ट करता है ब्रेन पे और कुछ समय के लिए काम करता है। थोड़ी रहती है ना, कुछ तो रहती है शॉर्ट टर्म के लिए। पर फिर जैसे साइंस कहता है कि मतलब ये सारा काम हमारे माइंड से होता है, ब्रेन से होता है। अभी साइंस में बहुत सारा रिसर्च चल रहा है। मैंने बहुत सारा पढ़ने का मौका मिला जब मेरी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया तो उनको कोमा में जाना पड़ा, तो मैंने बहुत सारी न्यूरोलॉजी की किताबें पढ़ी। और जो लेटेस्ट बुक है, मैं ग्रे मैटर है ना, मैं भूल गया हूँ उसका नाम, एक किताब है जो लेटेस्ट, उसने बहुत सारे ऐसे कोमा में गए हो लोगों का स्टडी किया है। तो वो कंक्लूसिव नहीं कह पा रहा है कि उसको कई बार ऐसा लगता है कि माइंड के अलावा, ब्रेन के अलावा कोई चीज़ है जहाँ पे निर्णय हो रहा है। तो ये कन्फ्यूजन है, अभी साइंस ने उसको नहीं पहचाना है, पर अभी ये डाउट आ गया है कि कोई अलग चीज़ भी है ब्रेन से अलग, सब कुछ ब्रेन में हो रहा है ऐसा लग नहीं रहा है। पर फिर इस, हाँ, उसको देखिए पूरा ही, मतलब दीदी कह रही है बिल्कुल। भैया मैंने कहीं सुना था कि ब्रेन और माइंड में डिफरेंस है। हाँ। ब्रेन एक जस्ट ऑर्गन है और माइंड वो चीज़ें जो हमारे विचार हैं, जो हम अपने आप से बोलते रहते हैं, तो उसको माइंड बोला जाता है जी। ये तो हम कौन हैं, यही थोड़ा कन्फ्यूजन है, हम ब्रेन हैं या हम विचार हैं? ब्रेन तो ऑर्गन हो गया, हाँ, तो हम विचारी हो सकते हैं। हम विचारी हो सकते हैं, तो हम विचार हैं। अभी विचार मतलब इंग्लिश में माइंड जो बोलते हैं, हाँ, हाँ। वो मन वृत्ति चित्त का एक नाम माइंड है। वहाँ पे अंग्रेजी में ये अलग अलग शब्द नहीं है। अच्छा, मन का अलग नहीं है, वृत्ति का अलग नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इस पर बहुत रिसर्च नहीं हुआ है। वहाँ पे सबको मिला के माइंड बोल देते हैं, है ना। तो ब्रेन वर्सेस माइंड अभी ये डिबेट चल रही है। इसमें मेरा एक और सवाल है, मैं अभी तक साक्षात्कार और बोध में फंसा हुआ हूँ। हाँ, वो तो अच्छी बात है। तो वहाँ से मुझे निकलना है, तो अब थोड़ा सा कुछ 1-2 और एग्जाम्पल ऐसे हो जाए, थोड़ा सा आगे का अध्ययन करें, ठीक है ना। वो 1-2 एग्जाम्पल से आएगा नहीं। अगर पहला शिविर केवल भैया ने बताया ना 1 ही दिन का हुआ है, तो वो थोड़ा सा पूरा शिविर कर लें आप, पहले से होते तो थोड़ा सा और अच्छे से हो जाता, ठीक है, पर हो जाएगा क्लियर। अगला शिविर पूरा कर लीजिए, है ना। 1-2 शिविर में आता है ये। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने पहला शिविर किया है, ये नए हैं, पर कम से कम पहले दिन से हैं, तो कम्युनिकेशन हो गया है वो, ठीक है ना।
चित्त में भैया किधर? फिर हाँ मुस्कान। दो चीज़ें, एक तो फिर इस चीज़ मतलब अभी तक तो नहीं था, अभी पता नहीं वापस क्यों आ रहा है ऐसा दिमाग में, या ऐसा क्यों वापस से लग रहा है कि फिर क्या लॉजिक है कि जो हम मतलब साइंस जिस चीज़ को ब्रेन बता रहा है और हम जिस चीज़ को जीवन बोल रहे हैं वो दोनों अलग अलग है। और फिर और उसके अलावा अभी जैसे प्रतीक भैया पूछ रहे कि फिर याददाश्त क्यों जाती है? वो तो कल बात हुई थी ना डिटेल में। याददाश्त नहीं हुई। देखिए याददाश्त जाने का क्या मतलब है, इसका तो मैं सीधा प्रमाण दे सकता हूँ। मेरी पत्नी का एक्सीडेंट हुआ, अगर ब्रेन में कुछ गड़बड़ी आ जाती है तो जीवन ब्रेन के द्वारा कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, परंतु जीवन में वस्तु रहती है। तो मैं बता देता हूँ क्या क्या होता था, है ना। देखिए कितनी बढ़िया बात है कि ब्रेन जो है वो जीवन की बात को डेसिफर करता है, वो ट्रांसलेटर है। जैसे मशीन लैंग्वेज अलग होती है, वो बिल्कुल अलग होती है जो लोग कोडिंग करते हैं, पता है आपको कंप्यूटर में। लेकिन आपको तो ABCD दिखता है। आपने यहाँ पे देखिए क्या होता है, आपने मान लीजिए भाई साहब को मैसेज भेजा I लव यू, है ना, तो आप तो ILOVE अंग्रेजी में लिखोगी, वो अंदर जो है चिप उसको अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देगी, 0101 कुछ बनाएगा और उनके फ़ोन पे वही जाएगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल की तरह। यहाँ पे इन पे पास क्या आएगा, हाँ पैकेट स्विचिंग से वहाँ जाएगा। तो आपकी भाषा को उन्होंने मशीन ने अलग बदला, फिर वहाँ गया, फिर उसको वो जो मशीन है वापस उसको ट्रांसलेट करता है और इनके पास आता है, हाँ भाभी जी मतलब पत्नी ने बुलाया I लव यू। मैं बोल रहा था दीदी ने बुलाया, ऐसा नहीं, आप कल दीदी बोल रहे थे ना मैं बोल रहा हूँ दीदी ने, हाँ मतलब आप तो पढ़ेंगे, हाँ श्रीमती जी ने भेजा I लव यू। तो बीच में क्या हुआ, बहुत सारा कन्वर्ट हुआ। ऐसे ही जीवन की जो लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश भी हो सकती है, हिंदी भी हो सकती है, बहुत सारी होते हैं। ब्रेन की कोई लैंग्वेज नहीं होती। आप अंग्रेजी सीख लीजिए, वो ब्रेन उसको भी प्रोसेस कर देगा। मारवाड़ी बोल दीजिए ब्रेन, कल को आपने फ्रेंच सीख ली तो फ्रेंच वो क्या करेगा, उसको भी उसका अपना एक लैंग्वेज है, उसके ट्रांसलेट करेगा और बोलेगा। कैसे होता है, तो मीनिंग और वस्तु का जो मीनिंग होता है वो जीवन में होता है, उसको भाषा में कन्वर्ट बोलने लायक ब्रेन करता है। तो मैंने जब पाया अपनी मेरी पत्नी का जब एक्सीडेंट हो गया, तो वो एक्सीडेंट के बाद थोड़ा ठीक होने लगी, तो ब्रेन में चोट आ गई थी, तो उनको नाम भी भूल गई थी, शुरू में सब मेमोरी गायब हो गई थी, है ना। हुआ ऐसा, मैंने देखा है। मतलब ये तो मैं पूरा मतलब उनके एक्सीडेंट से ठीक होने तक मैं 1-1.5 साल उनके साथ ही रहा, तो मेरा अध्ययन ये हुआ कि जीवन और ब्रेन में फ़र्क क्या है, ये मैंने बहुत गहराई से अध्ययन किया, है ना। तो वो पता है क्या बोलते थे, जब शुरू में खाना बनाने लगते थे, अच्छा चप्पल कहाँ है, अब वो दाल जीरा रही हैं और बोल क्या रही हैं, तो जीरा जीवन तो पहचान रहा है, वस्तु को भी पहचान रहा है, लेकिन बोलने में जो ब्रेन में जो गड़बड़ हो गई है वो भाषा ठीक से नहीं आ पा रही है। ऐसा नहीं कि चप्पल दाल में डाल देंगे, डालेंगी वो जीरा ही या नमक ही, लेकिन नमक को बोल कुछ और रही है। तो जो मीनिंग है वस्तु का वो कहाँ रहता है, जीवन में रहता है। वो भाषा कन्वर्ट करता है। आप फ्रेंच से भी बोल सकते हो, आप अंग्रेजी में बोल सकते हो, है ना। जैसे मैं बोल देता हूँ, मैं कई बार स्विच कर देता हूँ, लेट मी टॉक अबाउट इट, है, दिस इज़ व्हाट जीवन विद्या इज। अभी क्या हुआ, मीनिंग मेरे चित्त में है, लेकिन अब उसको जब मैं बोलने जाता हूँ तो ब्रेन को सडनली स्विच करता है। कई बार ब्रेन कन्फ्यूज होता है, ये भाई अब हिंदी बोलेगा कि अंग्रेजी बोलेगा, तो थोड़ी देर के लिए वो कन्फ्यूजन होता है ना वो ब्रेन में होता है, जीवन में कुछ नहीं होता है। जीवन तो प्रस्तुति के लिए तैयार ही है बिल्कुल। तो अक्षय भाई का इशारा आ गया है, फिर तो IQ और EQ सेम ही हुआ, दोनों जीवन में ही होते हैं। सब कुछ जीवन में होता है। ब्रेन तो केवल मशीन है, CPU, ब्रेन का अपना कुछ नहीं। भाई साइंस तो बहुत चीज़ें नहीं मानती अभी बताएंगे साइंस क्या क्या नहीं मानती है और मध्यस्थ दर्शन में क्या क्या खोज लिया गया है, वो 7वें दिन पता चलेगा। जैसे कि मैंने भी कई रिसर्च की है साइंस में, साइंस तो साइंस को ही नहीं मानता। हाँ। जो जैसे हम रिसर्च PhD में बच्चों को PhD कराता था, हाँ। तो जो रिसर्च कर चुका है बाद में नेक्स्ट पेपर निकल रहा है कि तुमने जो रिसर्च की थी वो सही नहीं थी, और हमने जो की है वो उसका नेक्स्ट निकालता है कि तुमने जो की वो सही नहीं की है। तो अभी वो सही क्या है अभी वो साइंस नहीं क्लैरिफाई कर पा रहा है। बहुत सारा जो साइंस का प्रेडिक्शन होता है, पर मैं इसको बाद में बताऊंगा, है ना, नहीं तो ये लंबा चलेगा। अभी चाय पी लेते हैं, चाय के बाद मिलते हैं 4:50 पे, ठीक है। हाँ जी भैया, चाय पी लें, फिर बहुत सारे